ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। और आज हमने क्या रिवाइज करना है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, आओ सर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ना वेटेज बताना चाह रही हूँ कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है। ये देखो जरा, इस चैप्टर की वेटेज क्या है, यहाँ पर देखो जरा। 10 to 15%। 10 to 15 मार्क्स के बीच का नंबरों का ये चैप्टर है, देख लो कितनी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। और कुछ इतना टेक्निकल भी नहीं है, बच्चों को लगता है टेक्निकल पर इतना है नहीं, बहुत इजी है। छोटा सा और इतना इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी बनते हैं इसके। ठीक है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो 10 to 15 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है जी, आओ जरा चले हम चैप्टर के ऊपर। ठीक है जी, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये आपका न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर है हमारा। ठीक है, पहले सीए इंटर में होता था, वहां से हटा के फाउंडेशन में डाल दिया। ठीक है, अभी है क्या? नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है तीन तरह के, कौन से हैं मेन हमारे, ये देखो, है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मतलब हमने कुछ सामान खरीदा, बदले में हमने प्रोमिसरी नोट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, चेक दे दिया। ठीक है, तो मतलब पैसों के लिए, है ना, एक वो एक तरह से क्या प्रूफ है, एविडेंस है। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नेगोशिएबल मतलब ये ट्रांसफरेबल हो सकता है, इसकी जो ओनरशिप है ना, जो इसकी ओनरशिप है, हम किसी और के नाम भी, मतलब इस किसी और को भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो ये मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक मोड पे चलेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारे को। ठीक है जी, तो ये देखो, ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 था। इससे पहले हमारे देखो कौन कौन से एक्ट थे, 2002, 2015, 2018। ठीक है, तो ये वाले एक्ट्स थे। ठीक है, और ये हमारा मेन कौन सा था, 1881। और इसके बाद देखो क्या था, कुछ अमेंडमेंट्स आती जाती हैं हर एक्ट के बाद, है ना। जैसे आपको बताया था हमारा 2013 वाला एक्ट था, उससे पहले बहुत सारे पुराने एक्ट थे। फिर 2013 वाले में कुछ अमेंडमेंट्स आती जाती हैं, रूल्स आते जाते हैं, अमेंडमेंट्स आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2002 में आई कुछ अमेंडमेंट, 2015 में, 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स है, चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग हमने बच्चों पढ़ लिया कि इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, कैसे, डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अच्छा, मुझे इसका मतलब बता सकते हो, ये डिलीवरी और इंडोर्समेंट का क्या मतलब है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब, बोलो जी बोलो। पता है किसी को ये मतलब? हम्म। और हम इस चैप्टर में तीन मेन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तीन मेन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे। ठीक है, तो अच्छा ये कहते हैं कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? डिलीवरी। डिलीवरी मतलब बस भेज दो उसके पास। अच्छा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का क्या मतलब है, बता सकते हो? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बोलो जी बोलो। इंडोर्समेंट मतलब प्रॉपर बंदे का जिसको नाम लिख। बंदे को हाँ, भेजना है उसका नाम लिख के भेजना उसे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जिसको भेजना है उसका नाम लिख के, है ना, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसकी बैक साइड पे जिसको भेजना है उसका नाम लिख दिया। ठीक है, सपोज हम बी को भेजें और अपना हमने साइन कर दिया, प्रॉपर वो नाम लिख के जिसको भेजना है अपना साइन करके फिर आगे भिजवाते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है। फिर यही इसी को ही रिलेट कर सकते हैं ये दो टर्म्स, देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बेरर। पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बेरर का भी क्या मतलब होता है? भाई अपना चेक्स पे आपको दिखाया था, ये देखो, जैसे मैंने ना कुछ, अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको ना अपने चेक्स दिखाए थे, अगर यहाँ पर देखो क्या लिखा था, और बेरर लिखा हुआ है। ठीक है, इधर और ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो एचडीएफसी वाला यहाँ पर और बेरर लिखा। ठीक है, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेरर और ऑर्डर का क्या मतलब है? ठीक है जी, आओ जरा इसको देखें। ये उसी से रिलेट कर सकते हैं, इंडोर्समेंट वाली चीज से। ठीक है, अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? सीधा भिजवा के, या दूसरा इंडोर्समेंट डिलीवरी मतलब नाम लिख के अपने साइन डाल के और भिजवा सकते हैं। तो पेबल टू ऑर्डर में, भाई सपोज मेरे पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, वो मेरे पास है, मैंने आगे किसी को भेजना है।
ठीक है जी। मतलब हमने कुछ भी, जैसे कुछ सामान खरीद लिया, हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, हमने चेक भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट, एक एक करके समझेंगे उसके बारे में। जब हमने दूसरे बंदे को भेजना है ना, ठीक है जी, एक तो हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, वही आ गया ना चीज जो ऊपर पड़ा था। ठीक है, जब एक इंस्ट्रूमेंट हम एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जैसे सपोज बिल ऑफ चेंज, चेक है, कुछ है, उसकी बैक साइड पे आप लिख दो और अपने साइन डाल के दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं, पेबल टू ऑर्डर, मतलब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं ना, सपोज बी को पेमेंट कर रहे हैं, हम कहेंगे जैसा बी कहेगा वैसे पे हो जाएगा, या बी और ऑर्डर जैसे उसके आदेश होंगे हम उसका आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, पेबल टू बेरर का क्या मतलब होता है? और ना इसको क्या बोलते थे, पेबल टू ऑर्डर को भी हम क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट इन फुल। ठीक है, या फर्स्ट इंडोर्समेंट इन फुल भी बोल देते हैं। पेबल टू बेरर में क्या हो जाएगा, पेबल टू बेरर में क्या आएगा बता सकते हो? ऊपर वाले का रिवर्स ही है। बोलो जी बोलो, ऊपर वाले का ना रिवर्स ही होता है। यहाँ पे ना इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इंडोर्समेंट इन फुल, या सिर्फ इंडोर्समेंट इन फुल भी इसको बोल देते हैं बच्चों, कि मतलब हम पूरा बेरर नाम लिख वाले के में तो साइन करके जिसका, भेजें। हाँ, बेरर वाले में जिसका नाम होता है मतलब उसी को हम कर सकते हैं, वो आगे किसी और को नहीं भेज सकता वो इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक तो देखो भाई, इसमें आपको बताती हूँ, करेक्ट करती हूँ, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी बोलते हैं इसको। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक मतलब अगर हम किसी को इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं ना, हम कुछ नहीं उसकी बैक साइड पे लिख रहे कि किसको भेज रहे हैं, बस हमने अपने साइन कर दिए बस, ये नहीं पता किसको देना है। तो बेरर मतलब जिसके हाथ लग गया उसके पास चला जाएगा, कुछ नहीं नाम नाम लिखा, तो इसको बोल देते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज थी मेन हमारी, पेबल टू ऑर्डर मतलब हम उसके आदेश का पालन कर रहे हैं, उसने कहा कि बी को पे कर दो। सपोज मेन हमने एक्स से माल खरीदा था, वो कहता बी को पे कर दो, तो बी का नाम लिख के अपने साइन लिख के डाल के भेज दिया हमने बी को, उसके आदेश का पालन कर दिया। पेबल टू बेरर में मतलब बस साइन डाल दी और भाई जिसके हाथ लग गया उसका हो जाएगा ये होता। हाँ जी, समझ आया बच्चों ये चीज? बोलो जी बोलो। ठीक है, सिंपल। चले आगे। ठीक है, हाँ जी, आ रहे समझ में बच्चों? बोलो बोलो फटाफट। यस हाँ जी मैम। बोल। ठीक है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अभी तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेन हमने पढ़ना, उस पे आएंगे एक एक करके। अब मेन उसके फीचर या करेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कोई रोक टोक ना हो, और टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। भाई फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मतलब जो बंदे से आप, मतलब आपका क्या है टाइटल, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब क्या है? भाई अगर आपके पास ये कोई जिसके पास होल्डर, मतलब जिसके पास भी ये है, ये डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका टाइटल मतलब उसके पास वो हक है पूरा, ठीक है, वो रखने का, और आगे उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन उससे लिस्ट करनी है वो करने का। डिफेक्टिव टाइटल नहीं, अगर डिफेक्टिव टाइटल होता है फिर तो वो चीज वो वैलिड ही नहीं मानी जाती। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ठीक है, और ट्रांसफर कर सकते हैं आगे आगे जितनी मर्जी बार, जब तक कि उसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन थी वो कंप्लीट ना हो जाए, पेमेंट कंप्लीट ना हो जाए। और कहते हैं कि इसमें क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है या ऑर्डर, या हम वादा कर रहे होते हैं बिना किसी कंडीशन के, या इसमें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, क्या करने का, पैसे देने का, इसमें पैसे मॉनेटरी फॉर्म्स ही इन्वॉल्व होगी, ये नहीं कि इन काइंड हो जाएगा। ठीक है जी। और कहते हैं जो पैसा देना है और जब देना है, किसको देना है, दैट मस्ट बी सर्टन, सर्टन मतलब पता होना चाहिए, जिसको देना है, जितना देना है, कब देना है, वो पता होना चाहिए। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, वो किया था ना हमने, भिजवा दो। ठीक है, मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, कहते हैं सिर्फ बना के रख लिया आपने, भिजवाया नहीं, ड्रॉर में रख लिया आपने, कबर्ड में रख दिया, तो कहते हैं वो नहीं वैलिड माना जाएगा, आपको बना के भिजवाना भी होगा, डिलीवर भी करना होगा। डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी वो हमने कर ली। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। फिर आओ जी एक एक करके समझे हम, सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट के बारे में। प्रोमिसरी नोट का देखो पहले यहाँ पर, एक इधर सैंपल दिया हो, ठीक है, एक इधर सैंपल दे रखा है, क्या दिया हुआ इधर सैंपल में, अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, जो जहां पे ये बनाया और डेट लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं 3 मंथ्स आफ्टर डेट, जैसे ये डेट है उसके 3 महीने बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ श्री रमेश को
ठीक है, मतलब जिसको पे करने हैं, कहते हैं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पे कर दूंगा, या जैसे आप कहोगे और आप ऑर्डर दोगे मैं वैसे पे कर दूंगा। कितना पैसा? ₹10,000। ठीक है, और कौन कर रहा है प्रॉमिस? राम कर रहा है। वो अपने साइन डाल के वहां पर नाम लिखकर प्रॉपर स्टैंपिंग करके ये प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट देगा। ठीक है जी। किसको भिजवाएगा यहाँ पर? बोलो जी बोलो, किसको भिजवाया जाएगा ये? बोलो जी बोलो। क्यों बंदा प्रॉमिस कर रहा होगा कि मैं पे करूंगा? भाई कोई ट्रांजेक्शन की होगी ना, कोई ट्रांजेक्शन की होगी। ठीक है जी, सपोज ए है, एक बी है। बी ने इसको सामान बेचा, बदले में इसने क्या दे दिया? प्रॉमिसरी नोट दे दिया, जिसमें इसने लिखा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ बी, मैं आपको पैसे दे दूंगा 10,000 रुपए 3 महीने बाद। तो ये रख लो आप। ठीक है, फिर 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी, ठीक है जी, फिर ए को वो पैसे देने होंगे बी को। ये चीज समझ लगी आपको? हाँ जी बोलो जी बोलो। बोलो बच्चों, समझ लगी? यस मैम। बोलो। यस ठीक है, मैम। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज है? मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पर पैसे दूंगा 3 महीने बाद, जो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है जी, मतलब इज द डेटर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे। जो प्रॉमिसर है उसको मेकर बोलते हैं, वही बना रहे हैं प्रॉमिस। और जिसको पे कर रही है उसको बोलते हैं पे। तो यहाँ पे दो पार्टीज है, मेकर और पे। ठीक है, ये बोल दिया हमने। और ये देखो, यही वाला एग्जाम्पल जो भी आपको बताया था। ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉअर भी बोल देते हैं मेकर को, जो बना रहा होता है इंस्ट्रूमेंट, या डेटर। ठीक है, या पेयर। ठीक है, और यहाँ पे जो ड्रॉई था वो सप्लायर था, जिसने माल भेजा था या सेल किया था। ठीक है जी, इसको बदले में प्रॉमिसरी नोट दिया जा रहा है। ठीक है, इसको पे ही बोलते हैं, जिसको पैसे दिए जाते हैं, या क्रेडिटर, जिसके पैसे हमने देने हैं, है ना। और ये डेटर था। चलो जी, इसको बेयरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पर? मेकर और पे। इसके बहुत अलग अलग नाम है, तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल रिलेट किया करो। इसने सामान बेचा, इसने पैसे देने थे, बदले में प्रॉमिसरी नोट दे दिया। तो ये पेयर है, ये पे ही है। ठीक है जी, ये डेटर है, क्रेडिटर है, जिसने माल सप्लाई की है। ठीक है, ये मेकर है और ये बेयरर भी है। ठीक है, अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के किए थे ना, सिमिलर यहाँ पर होंगे। देखो थोड़े बहुत बदलाव होंगे। देखो, ये रिटर्न में होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉमिस करा होना चाहिए कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको पे करने के लिए। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। कहते हैं अगर सिर्फ मैं लिख दूं कि आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी 10,000 बस। ठीक है, कहते हैं ऐसा नहीं, प्रॉपर लिखना होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 10,000 रुपीज। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स ऑन द डेट, प्रॉपर साइन स्टैम्प करके प्रॉपर ही लिखना चाहिए। ठीक है जी, अगर सिर्फ बंदा ये लिख दे आई ओ यू, मैंने आपको 1,000 रुपए देने हैं, देखो मैंने आपको कितने पैसे देने हैं, आई हैव टू पे यू कितना, 10,000 रुपीज। तो ये प्रॉमिस थोड़ा ना, ये तो वो बता रहा है कि मैंने आपको इतने पैसे देने हैं। मेरा एक्नॉलेजमेंट मतलब हम बस आप कंफर्म करें कि हाँ हमने देने हैं पैसे। प्रॉमिस किया होना चाहिए, वहां पे वादा किया होना चाहिए। ये चीज है। बाकी चल, कहते प्रॉमिस डेफिनेट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, डिपेंडेंट या कंडीशनल नहीं होनी चाहिए किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अनकंडीशनल क्या होता है? अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन के ऊपर बेस्ड ना हो। ठीक है जी, और अगर वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, ये सुनना इंपॉर्टेंट, अगर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है वो चीज होनी होनी चाहिए। ये नहीं कि पता ही नहीं होनी है नहीं होनी। अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो, ये उसने कहा था कि मैं प्रॉमिस करूंगा देने के लिए अगर उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, शादी हो ना हो हमें क्या पता। तो ये कंडीशनल है, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर अच्छा हमने आगे क्या किया था? कहते डी की डेथ के बाद वो पे करेगा। अब डेथ तो होनी है एक इंसान की, अमर तो है नहीं अब। ठीक है, तो ये कहते कि कंडीशन अगर है वहां पर, तो ऐसी होनी चाहिए कि वो हुए अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए कि पता ही नहीं है नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसमें वैलिड रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज, है ना। ये इंपॉर्टेंट था, बच्चे को कंफ्यूजन भी थी इसमें। ठीक है, और जो बना रहे हैं वो साइन भी करे, और पैसे ही देने हैं, और पैसे पता हो कितने देने हैं। ठीक है, ये चीजें की थी। फिर आगे देखो, कहते मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। कहते जो प्रॉमिस कर रहे हैं और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो अलग व्यक्ति होने चाहिए, अलग इंसान होने चाहिए। ये नहीं कि जो प्रॉमिस करे अपने आप को ही प्रॉमिस करे। तो कहते अलग पर्सन होने चाहिए और पता होना चाहिए कौन है पार्टी।
ठीक है, और स्टैम्प, ठीक है, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट है स्टैम्प लगी होनी चाहिए उसके ऊपर प्रॉपर। और उसके ऊपर कौन सा का नाम लगता है, इंडियन स्टैम्प है 1899 लगता है। हाँ जी, ये चीज समझ आ गई आपको? हाँ जी बच्चों, प्रॉमिसरी नोट का आ गया समझ में? बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऊपर ना नाम में ही पता चल जाता है, प्रॉमिसरी नोट तो प्रॉमिस किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर अब क्या है, ये देखो हमारे एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको पढ़ो ना स्पेसिमेन को, सैंपल को। अब इसमें क्या है, मिस्टर ए है, ये बना रहा है ड्रॉअर, ये बना रहा है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, इसने क्या बोला, 4 महीने बाद इस डेट के मैं बी को पे कर दूंगा कितने, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर वैल्यू रिसीव टू मिस्टर सी। ठीक है, पहले तो आपको ना इसको समझाती हूँ किससे, ये देखो ये डायग्राम से समझाती हूँ तब आपको समझ आएगा। ये देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बच्चों। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, उनका कॉन्सेप्ट आ गया ना, अंदर पार्टीज कौन सी हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या, खुद ही बना सकते हैं हम समझ के कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर सैम है ड्रॉअर, ये बंदे ने क्या किया, सामान बेचा किसको, रीटा को। ठीक है जी, अच्छा रीटा ने बदले में क्या दे दिया, बदले में क्या ड्रॉ कर दिया इसने, ठीक है, मतलब क्या दे दिया, जैसे ऊपर था हम प्रॉमिसरी नोट दे दिया था बंदे ने, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इधर मिस्टर सैम था, सोल्ड गुड्स टू मिसेस रीटा ड्रॉइंग एंड ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मिस्टर सैम ने क्या किया, सामान बेचा मिसेस रीटा को, ठीक है, एंड ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे इसने, मिस्टर सैम ने सामान भी बेचा, ठीक है, एंड और क्या भेजा साथ में, बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना के भेज दिया। आप देख रहे हो फर्क प्रॉमिसरी नोट में, जिसने सामान खरीदा वो पेमेंट की जगह पे प्रॉमिसरी नोट दे रहा था कि 3 महीने बाद दे दूंगा पैसे, यहाँ पे जो सामान बेच रहा है वो साथ में और क्या भेज देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी बनाकर भेज देगा। ठीक है जी, एंड ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या लिखा होगा, ठीक है, कि मैं ये देखो ये जो पेमेंट है ये आप इसको पे करोगे इतनी देर को, ये सब चीजें। ठीक है, मतलब इसमें क्या करेगा, ये ऑर्डर देगा किसको, रीटा को, कि भाई 3 महीने बाद जब ड्यू डेट है आप मुझे पे करो, या जिसको मैं कहूं आप उसको पे करोगे। हाँ जी, ये चीज समझ आ रही है आपको, बोलो जी, समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है रीटा के पास गया, एंड रीटा जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कंफर्म नहीं करेगी, तब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये जो सेलर था उसने सामान भी बेचा, सामान भी भेजा, साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। ठीक है जी, अब रीटा क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। इसको ना रीटा को एक्सेप्टर भी बोल देते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्टर भी बोल देते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है मैं कंफर्म करूँ। फिर जब मेच्योरिटी डेट आएगी ना, मेच्योरिटी डेट पे ये जो सेलर है, ठीक है, फिर से उसके आगे पेश करेगा, रखेगा कि आगे जी आ गया, टाइम आ गया पेमेंट का। ठीक है, अब आप पेमेंट कर दो हमें, उसके आगे इस वर्ड को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके आगे रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है ड्यू डेट पे, ये लो जी आ गई घड़ी, पेमेंट करने की घड़ी आ गई या टाइम आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होएगा, वो जो रीटा है पे कर देगी किसको, वो सेलर को, सैम को, ड्रॉ रिसीव्स पेमेंट, ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। ये चीज समझ आया आपको, बोलो जी। हाँ जी, समझे बच्चों ये चीज, बोलो बोलो फटाफट, बोलो बोलो फटाफट। Yes, ma'am. ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंपल में क्या दे रखे, ठीक है, मिस्टर ए ड्रॉअर, मतलब ये था हमारा सेलर जिसने सामान भेजा। ठीक है, और साथ ही उसने ये बना के भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज सामान के साथ ये भी बना के भेज दिया। ठीक है जी, और इसने अपने नीचे साइन भी कर दिए। ठीक है, अब इसने सामान किसको भेजा, इसको, मिस्टर सी, ये परचेजर था, ये परचेजर था जिसने सामान खरीदा था। तो सेलर था ना मिस्टर ए, इसने अब खुद ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर साथ में भेज दिया सामान के, जिसमें इसने लिखा कि 4 महीने बाद, ठीक है, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, पे टू, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं करा, प्रॉमिस तो नहीं करा, यहाँ पे सीधा लिख रहा है पे टू मिस्टर बी।
कहते मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, सेलर कह रहा है कि तू 4 महीने बाद ना मिस्टर बी को पेमेंट कर दियो 10,000 की। अब हो सकता है सेलर ने खुद मिस्टर बी से सामान खरीदा हो, ठीक है, जिसमें 10,000 देने थे। तो अब वो पहले सी से लेगा फिर आगे बी को देगा। तो सेलर कहता तू सीधा ना पेमेंट कर दियो मिस्टर बी। ठीक है, तो ये जिसको पे करना है उसको क्या बोल दिया, पे ही बोल दिया। जिसने बनाया ये बिल ऑफ वो ड्रॉअर हो गया। ठीक है, और जिसके ऊपर बनाया उसको ड्रॉ ही बोल दिया, जिसको पेमेंट भी कर दी। ठीक है जी। और जिसको करनी है पेमेंट उसको पे ही बोल दी। और इसको एक्सेप्टर भी बोल देते हैं जब उसको एक्सेप्ट कर। हाँ जी, ये चीज समझ आई? बोलो जी बोलो बच्चों, बताओ फटाफट, बोलो बोलो। Yes. मैम पे कौन होता है? हाँ, जिस पेई, पेयर पेयर देखो हमेशा ये टर्म्स होती हैं। पेयर ओआर जो कर रहा होता है। ठीक है, जैसे पेमेंट जो कर रहा होता है पेयर, पेई डबल ई क्या होता है यहाँ पर, जिसको पेमेंट मिल रही है, जिसको पेमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर वो है बंदा। पेयर मतलब जो कर रहा है, पेई मतलब जिसको मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी सी देखो, ड्रॉअर। ठीक है, अगर आप यहाँ नीचे वाला एग्जाम्पल ही देखो, यहाँ पे सैम था और रीटा थी। यहाँ पे कहते हैं ड्रॉअर जो सैम था। ठीक है, जिसने ये बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ड्रॉई कौन था, रीटा, जिसके नाम पे उसने बनाया, जिसको उसने आदेश दिया कि तू पे कर। ठीक है, किसको पे करना है, यहाँ पर अगर किसी और थर्ड पर्सन को भी बोला जा सकता है कि आप पे कर दो, जरूरी नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर ना पे जो है सैम भी हो सकता है, कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको नीचे वाला एग्जांपल भी दिखा दिया कि यहाँ पर जो है रीटा वो डायरेक्ट पेमेंट उसी को कर रही है, सैम को। और ऊपर आपको यहाँ पे सैंपल दिखाया कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरी जगह आप मिस्टर बी को कर दो। तो पे या तो वो खुद भी हो सकता है सेलर। ठीक है, सेलर वो खुद भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। समझ आया आपको? और ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जब उसको क्या करना पड़ता है, वो सेलर भेजता है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है कि सब ठीक है। ठीक है, एक्सेप्टेंस पे उसको एक्सेप्टर भी बोल दिया जाता है। हाँ जी, समझ आई अब सबको ये वाली चीज? बोलो जी बोलो, बोलो बोलो फटाफट, बोलो बच्चों बोलो फटाफट। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको भी देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सेप्ट, ये तीनों टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन सी पार्टीज होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली। रिटर्न में होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। और यहाँ पे भी डेफिनेट पता होना चाहिए एग्जैक्ट, और बिना किसी कंडीशन के, और वही अगर कंडीशन है तो होनी चाहिए। ठीक है, साइन की होनी चाहिए यहाँ पे ड्रॉअर के द्वारा। ठीक है, और कहते जो तीनों पार्टीज हैं वो पता होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। ठीक है जी। और बस यहाँ पे लिखा है कि अगर वो पेबल ऑन डिमांड है, नेम ऑफ पे मेंशन्ड इज वैलिड। ठीक है, और मतलब पता होना चाहिए, पार्टीज भी पता होनी चाहिए, पैसा कितना पे करना है वो भी पता होना चाहिए, और मॉनेटरी टर्म्स में ही चीजें होनी चाहिए, और स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये हमने एग्जाम्पल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इधर फिर हमारा एग्जाम्पल है जिसमें इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है, और जिसमें मेन क्या आता है, यहाँ पे प्रॉमिस होता है, इधर ऑर्डर होता है। और नेचर क्या है, वही यहाँ पे प्रॉमिस, इधर ऑर्डर। पार्टीज कौन कौन सी, मेकर, पेई, और इधर ड्रॉअर ड्रॉई पेई हो सकता है। और पेई आपको बताया मैंने, पेई ड्रॉअर भी हो सकता है। ठीक है, या कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो उसी को ही पेमेंट करे, किसी और को भी कर सकते हैं, वो आदेश दे सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, इधर जरूरत होती है। ठीक है जी, और यहाँ पर आगे देखो बेरर वाला बताया था कि यहाँ पर तो बेरर को दे ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं बेरर के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, जो डेट पे दिया हुआ है वहीं पर ही होगा। अब हम तीसरे टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। ठीक है, चेक, जिसके बारे में आपको पता ही है, कुछ ना कभी आपने देखा होगा चेक, है ना? तो वो प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं बच्चों ने सुना होता या देखा होता। तो ये चेक है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, तो चेक्स को अभी भी यूज किया जा रहा है। हाँ, जब से वो कोविड के टाइम पे वो डिजिटल मोड है ना शुरू हुआ, तो चेक भी कम कम होता गया, है ना? तो आजकल जैसे कंपनीज भी पेमेंट करती हैं सैलरीज वगैरह के, पहले चेक काटती थी, अब सीधा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है बैंक के खाते में, है ना?
तो पर फिर भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है चेक। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, मेरे को एक बार बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, सपोज मेरी कंपनी ने, मैं कहीं काम कर रही हूँ, चेक काट के दिया, ठीक है, कंपनी ने बनाया वो चेक, वो ड्रॉर हो गया, ठीक है, ड्रॉई कौन होएगा चेक के केस, और पेई कौन होगा, मेरे को बता सकते हो? बता सकते हो चेक के केस में? हाँ जी, बता सकते हो। चेक के केस में पेई कौन है और ड्रॉई कौन है? बना तो वो कंपनी रही है, वो चेक सारा भर रही है, बना वो रही है, ठीक है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है? मतलब सैलरी वो मुझे मिलनी है। बोलो जी बोलो, सोच के बताओ फटाफट से, बोलो बोलो, मैम फटाफट से ड्रॉई बच्चे। ड्रॉई बैंक होगा और पे जिसको सैलरी मिलनी है। बिल्कुल, पेई मैं हूँ जिसको सैलरी मिलनी है, ठीक है, और ड्रॉअर कौन है? वो कंपनी है जिसने बनाया है। ड्रॉई कौन है? ठीक है, ड्रॉई है, बोल दो इधर कौन है? बैंक होते हैं जिसने अल्टीमेटली पैसा आगे देना है, ठीक है, मतलब हम चेक काटते हैं, बैंक का चेक काट के देते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बीच में ड्रॉई कौन है? बैंक है, जो आगे सारी ट्रांजेक्शन करेगी, हमारे खाते में पैसे डलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक होता है ड्रॉई। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेक में ये मेन चीज है कि यहाँ पर कौन होता है? ड्रॉई बैंक होता है। ठीक है जी, और कहते हैं यहाँ पर पेबल ऑन डिमांड, चेक इज पेबल ऑन डिमांड, कहते जब जिसका मन हुआ तब वो जाके बैंक में अपना चेक लगवा सकते हैं और खाते में पैसे उसके आ जाएंगे। पर फिर भी एक वैलिडिटी पीरियड होती है, स्टेल पीरियड बोल दो, वैलिडिटी पीरियड, चेक की ना 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड होती है। जो चेक की डेट होता है ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर हम जब मर्जी चले जाएं बैंक में वो चेक लगवाने। ठीक है, तो इसी को ही बोलो पेबल ऑन डिमांड। पर वो जो प्रोमिसरी नोट है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें एक ड्यू डेट है, तभी की तभी होएगा, पर यहाँ पे पेबल ऑन डिमांड होता है चेक, 3 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी चले जाओ। ठीक है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यहाँ पर क्या मतलब? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब जैसे चेक को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करना यूजिंग कुछ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की कोडिंग सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर यूज करके, है ना, कुछ कोडिंग सिस्टम यूज करके, ठीक है, ये सारी टर्म्स आईटी एक्ट में यूज कर रखे हैं, आईटी एक्ट 2000 में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड बोल दो या ट्रांकेटेड बोल दो चेक, इसका क्या मतलब था? बता सकते हो? बोलो जी बोलो, ट्रांसलेटेड या ट्रांकेटेड चेक, ये याद है आपको? बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, ट्रांकेटेड चेक का क्या मतलब होता है? अब देखो वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज जिस कंपनी में मैं जॉब करी थी, उन्होंने ना किसका चेक काट के दिया? एचडीएफसी बैंक का काट के दिया, एचडीएफसी बैंक का चेक मुझे दिया काट। ठीक है, अब जो मेरा खाता था, मेरा बैंक अकाउंट किस में था? एसबीआई में था। ठीक है, अब आप बताओ ये चेक लगाने में कहाँ जाऊंगी? बताओ, ये चेक लगवाने हैं, है ना, मैं अपने खाते में मुझे पैसे डलवाने हैं सैलरी के, ये चेक कहाँ लगवाने जाऊंगी, कौन से खाते में? बोलो जी बोलो। एसबीआई में। बिल्कुल, मेरा खाता एसबीआई में है, तो मैं ये चेक लेके अपने एसबीआई में ही जाऊंगी। अब देखो ये ऐसे ही ना बहुत ट्रांजेक्शन होती हैं, एसबीआई के पास कौन सा आ गया? एचडीएफसी बैंक का चेक आ गया। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। अब जैसे सपोज एसबीआई के पास एचडीएफसी बैंक का भी आ गया, कुछ और बैंक्स का भी आ गया, ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे बैंक्स है, और सपोज एचडीएफसी के पास एसबीआई का भी आ रहा है, आईसीआईसीआई का भी आ रहा है, तो मतलब ऐसे करके बैंक्स के पास ना दूसरे बैंकों के भी चेक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो वो ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उनको ना सॉर्ट करके सारा चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो एसबीआई की ड्यूटी क्या बनती है? एचडीएफसी वाले बैंक के जितने भी चेक हैं एचडीएफसी को भेजे, ठीक है, आईसीआईसी वाले हैं वो सारे आईसीआईसी बैंक को भेजे जाएं, और इसके पास जो एसबीआई के हैं एसबीआई को भेजी जाएं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने क्लियर करने हैं, जिस जिस बैंक के वो चेक है उन्होंने ही अल्टीमेटली क्लियर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कौन डलता है? कौन डलता है ये सब देखने के लिए? क्लियरिंग साइकिल, क्लियरिंग, हाँ जी, बता सकते हो? क्लियरिंग हाउस,
ठीक है, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं वो घर, ठीक है, जहाँ पे सब चीजें वो देखता है कि सब क्लियर हो रही है नहीं हो रही। क्लियरिंग हाउस कौन, मतलब आरबीआई सारा मैनेज करता है ये सारी चीजें। ठीक है, कि जिस बैंक का चेक है उसके पास जाए, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो क्लियर होकर है। अच्छा आप बताओ, एसबीआई के पास एचडीएफसी के भी चेक आ गए, आईसीआईसी के भी आ गए, और वो क्या पोस्ट करेंगे या बंदा भिजवाएंगे दूसरे बैंकों में? बताओ जरा, डेली का ये काम है उनका, तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। क्या करना पड़ेगा उनको फिर? बोलो जी, कैसे भिजवाएंगे दूसरे बैंक्स में वो? बोलो जी बोलो, कैसे भिजवाया जाएगा? बोलो बोलो फटाफट, क्या तरीका रहेगा फिर? फिजिकली नहीं भिजवाना तो कैसे भिजवाया जाएगा? बोलो 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 फटाफट, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो। बोलो बोलो बच्चों फटाफट। कैसे भेजोगे अगर फिजिकली नहीं भेजना? आप तो बैंक्स के लिए फिजिबल होगा डेली के डेली चेक भिजवाएं? कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिजिकल? में भेज देंगे वो। बिल्कुल। क्या किया जाएगा चेक्स को? वो डिजिटल मोड में इलेक्ट्रॉनिक इमेज इसकी लेकर, ठीक है, वो भेजेंगे दूसरे बैंक्स को। फिजिकली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब चेक चुक सब क्लियर हो जाए, दूसरे बैंक के पास पहुंचे, चेक क्लियर हो जाए, उसके बाद ना वो जो फिजिकल कॉपी होती है चेक की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड चेक। ठीक है, तो ये था मतलब इसका ट्रांसलेटेड चेक। ठीक है, और देखो ये चेक कैसा दिखता है, आपने देखा भी होगा, अभी आपको पीछे दिखाया भी था मैंने चेक, है ना, कि यहाँ पर पे मतलब बंदे का नाम लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, अमाउंट लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखना होता है, इधर फिगर्स में भी डालना होता है, और इधर सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चेक का। और चेक में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं आपको बताया? ड्रॉअर, ठीक है, जो चेक बना रहा है। ठीक है, और ड्रॉई मतलब कौन से बैंक के ऊपर ये चेक बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एचडीएफसी बैंक का उसने चेक पे लिख बनाई थी, वो सैलरी का चेक बनाया था मेरा, तो यहाँ पे बैंक होता है। ठीक है, अच्छा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पे बिल लिखा है ना, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, जो ड्रॉई होता है ना, ठीक है, अभी हम पीछे करके आए थे ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, रीटा थी ड्रॉई। ठीक है जी, तो कहते साथ में जैसे वो रीटा थी उसके साथ एक और बंदे का नाम लिख दिया जाएगा, कि जब जरूरत पड़े उसको पुकार लिया जाएगा। ठीक है, मतलब इन एडिशन टू द ड्रॉई, कहते जब जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, अगर रीटा से मतलब रीटा का भी नाम लिखो, एक और बंदे का भी वहां पे नाम डाल दिया हो कि जरूरत पड़े तो हम पुकार लेंगे रीटा को, या जो उसका साथ में नाम लिखा उसको पुकार लेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पे मतलब जिसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये थी पार्टीज हमारी चेक के केस में। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, चेक की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो है ना करेक्टरिस्टिक्स, कहते हैं वो सेम टू सेम इसकी भी है। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है ये हमेशा? बैंक के ऊपर, बैंक के ऊपर। और वो पेबल ऑन डिमांड होता है, कि जब मर्जी वो पीरियड के 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन वो चेक कटा, डेट डली, उसके 3 महीने के अंदर जब मर्जी चले जाओ, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तभी लिखे ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स। हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ आया? तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब देख लिया, और फिर उसके बाद 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब देख लिया। हाँ जी, क्या क्या? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन चेक। तो ये चीजें कर ली अभी तक हमने, यहां तक चीजें समझ आई? बोलो बच्चों बोलो, बोलो बोलो, बोलो बच्चों बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे चलें फिर हम, बोलो जी बोलो। ठीक है, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन और नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आगे कैसे फर्दर कैटेगराइज कर रखे, जैसे वो कंपनीज एक्ट में नहीं किया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज को फर्दर डिवाइड कर रखा था, तो ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिवाइड कर रखा है। अब पहला क्या है, कैटेगरी बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देखो ये हम कर चुके ऊपर, बेयरर एंड ऑर्डर। ठीक है, और पहले देखो ऑर्डर वाला क्या था, इसमें किसी एक स्पेसिफिक बंदे को पे की करनी है पैसे, पेबल टू पर्सन, या लिख दिया जाता है ना, कि सपोज यहाँ पर क्या था, जैसे ए ने सामान बेचा ना, गुड्स बी को, अब बी ने बदले में क्या कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया।
अब उसके ऊपर वो लिखेगा किसको पे करना है, पे टू ए, या क्या लिख देगा, पेबल टू ए। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। या लिख देगा पे टू ए, या उसके ऑर्डर जैसे वो बोलेगा जिसको देना है उसको भी दे सकता है, या उसी को ही देना है या उसको, या जैसे वो कहेगा उसको। या लिखा हो सकता है कि पेबल टू ऑर्डर, जैसा बंदा वो बोलेगा वैसे ही करना है। ठीक है जी। और देखो साथ में इसके पीछे या जहां मर्जी हम क्या लिखेंगे, जिसको पे कर रहे हैं ना उसका नाम लिख के प्रॉपर अपने साइन करेंगे हम, जिसको भी पे करना है। सपोज सी, ए ने बोला ऑर्डर दिया कि सी को कर दो, सी का नाम लिख के, ठीक है, और बी यहाँ पर बी बना रहा था ना, बी अपने साइन लिख कर, यहाँ पे बी अपने साइन लिख कर ही प्रॉपर कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इंडोर्समेंट इन फुल। ठीक है, वो फर्स्ट इंडोर्समेंट इन फुल नहीं था, यहाँ पे लास्ट इंडोर्समेंट इन फुल बोलते हैं। ठीक है, कि जहां पर हमने प्रॉपर नाम लिख के साइन किया हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। भेजा दूसरे को प्रॉपर नाम लिख के साइन करके। ये चीज समझ आई है आपको, बोलो जी बोलो, बोलो जी। हाँ जी बोलो, बोलो बच्चे बोलो बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोला करो। तभी चलना है मैंने आगे, अगर रिस्पॉन्स आएगा। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, मैं पॉज कर देती हूँ नहीं तो। ठीक है, जब कहोगे तब चलेंगे आप। यस मैम। ठीक है चलो, तो तभी इसको बोल देते हैं लास्ट इंडोर्समेंट इन फुल। या इसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, नेगोशिएट मतलब ट्रांसफर करना, इंडोर्समेंट और डिलीवर कर। और इसी का रिवर्स के बेरर, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं लिखा होता, ये देखो रिवर्स हो गया बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, पेई का नाम नहीं लिखा होता, ब्लैंक होता है, बस वहां पे लिख दिया जाता है नेम ऑफ पेई स्पेसिफाइड विद वर्ड्स और बेरर। ठीक है, लिखा होता है सिर्फ वहां पे नाम नहीं लिखा होता जिसको पे करना होता है, या लिख दिया जाता है पे डैश और बेयर, ऐसे लिख दिया जाता है। अब बेरर का मतलब जिसके हाथ लग गया बस उसका हो गया वो। तभी इसको बोल देते हैं लास्ट इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। और इसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे बंदे को कैसे भेजा जाता है, सिर्फ डिलीवर करके भेज के, उसमें नाम नूम लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सीधा बी वहां पर अपने साइन कर देगा, बस वहां पे नाम नूम नहीं लिखते। ठीक है, ये समझ आ गया बेरर और ऑर्डर, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए करवा रही हूँ डिटेल में। हाँ जी बोलो, समझ आया, बोलो फटाफट। यस मैम। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर देखो, ठीक है जी, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनलैंड वाले कौन से होंगे, जो भारत में बने। ठीक है, भारत में बने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन मतलब जो बाहर, भारत माता के बाहर बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, कहते हैं जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बने। ठीक है जी, पर किस, यहाँ पर देखो आगे, रेजिडेंस ऑफ पर्सन ऑन होम इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन। कहते हैं कि बेशक बनाया आपने इंडिया में है, और साथ में देखो प्लस लिखे यहाँ पर। ठीक है, बनाया भी इंडिया में और पेबल भी, पे भी भारत में करना है आपने, या ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कहते बनाया इंडिया में है। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, जो इनलैंड वाले इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, बनाया भी इंडिया में है। ठीक है, और साथ में प्लस या एंड, ठीक है, क्या होना चाहिए, पे भी कहाँ कर रहे हो, इंडिया में। या कहते जिस बंदे को के ऊपर वो बनाया गया है, ठीक है, वो बंदा कहाँ का रहना है, जिसके नाम पे वो बनाया गया है, वो बंदा कहाँ का रहने वाला है। जिस बंदे को पे करना है, जिसके नाम पे बनाया गया है, वो कौन है बंदा, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। कहते इंडिया में तो बना ही बना होना चाहिए। ठीक है, और साथ में इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये चीज समझ आई आपको, या तो इंडिया में ही पेमेंट हो रही हो, या जिसके नाम पे बनाया है जिसको पे करना है, ठीक है, वो भारतवासी हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आया ये चीज, बोलो जी बोलो, बोलो फटाफट से। यस मैम। हाँ, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा देखो, इसी के बेस पे केस स्टडी बन जाते हैं। और केस स्टडी में भी क्या लिखना, तो डायरेक्ट ही होती है ना चीजें, मतलब समझाना होता है, एनालाइज करना होता है। ठीक है, और कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भारत के बाहर बने हैं। ठीक है जी, भारत के बाहर बने हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और पे भी इंडिया में हो रहे हैं। भाई सीधी सीधी बात है, जो भारत के बाहर बने हैं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं है, ठीक है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? जो भाई भारत माता के बाहर बनाए गए हैं, ठीक है। और पेमेंट चाहे आप इंडिया में कर रहे हो चाहे आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, किसको कर रहे हो? चाहे रेजिडेंट इन इंडिया को कर रहे हो, ठीक है, चाहे रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को कर, ठीक है। तो फॉरेन वाले को क्या बोल सकती हूँ? जो कहाँ बनाया है? आउटसाइड इंडिया में बनाया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है, अगर आप पे चाहे इंडिया में कर रहे हो चाहे आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, किसको कर रहे हो पे? चाहे रेजिडेंट इन इंडिया को कर रहे हो चाहे रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। चाहे भारत में कर रहे हो पेमेंट चाहे भारत के बाहर कर रहे हो पेमेंट, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हो चाहे रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को पे कर रहे हो, वो कोई फर्क नहीं है। भाई अगर बाहर बना तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, ये चीज आ गई समझ में बच्चों? बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों बोलो। यस मैम। ठीक है जी। अब आगे क्या है? इनकोएट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इनकोएट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट है भाई, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर आपने अमाउंट ही नहीं लिखी या साइन नहीं किया आपने, ठीक है। या जो अमाउंट आपने लिखी है, देखो जैसे ना पहले हम क्या भेजते थे, पोस्ट के थ्रू वो भेजते नहीं थे, लेटर्स वगैरह पोस्ट करते थे, और उसके ऊपर वो जो गांधी जी की वो जो स्टैंप होती थी ना, वो लगा के भेजते थे। और वो पोस्ट ऑफिस वाले डाक खाने वाले बोलते थे कि इसके ऊपर तो 1 रुपए की लगेगी या 2 रुपए की, या इसके ऊपर 5 रुपए की, वो डिपेंड करता था कितनी वैल्यू का आपका वो पैकेज है, उसके बेस पे वो स्टैंप भी लगती थी, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो साइन भी होते हैं ना, स्टैंप भी होते हैं। तो वो अमाउंट स्टैंप कवर कर रहा हो जो उसमें लिखी हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर कहते हैं अगर कुछ चीजें गड़बड़ है या इनकम्प्लीट है, नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखी उसके ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन नहीं किए, या ठीक नहीं है, या वो जो स्टैंप वाला आपको बताया वो चीज ठीक नहीं है, तो उसको क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। और इसमें ना हमारी 2 टर्म्स आए थे, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। इसके बारे में ना डिटेल में हमारे आईसीएम मॉड्यूल में नहीं दे रखा, ठीक है। मैंने आपको अलग से समझाया था क्लास में, इस पे आती हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब समझ आना चाहिए। इससे पहले फटाफट से मैं एम्बिगुअस का भी आपको मतलब एक बार समझा दूं। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? कि जहां पे कोई चीज में कंफ्यूजन है, ठीक है। ये देखो लिखा भी है मैंने, अगर कहीं पे किसी चीज की कुछ कंफ्यूजन है या कोई चीजें क्लियर नहीं है कि क्या करे, एम्बिगुअस मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, ठीक है, या कुछ कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे किस चीज को लेके कंफ्यूजन है? अब आप देखो, प्रॉमिसरी नोट किया था, वहां पे तो 2 ही पार्टीज होती हैं, एक जो बना रहा है और जिसको वो पे कर रहा है, पे मेकर और पे, ठीक है जी। प्रॉमिसरी नोट में तो हमने देखा था 2 पार्टीज हैं, तो उसको तो आइडेंटिफाई करना कुछ मुश्किल बात है नहीं। पर अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, ठीक है जी, और अगर हम यहाँ पर देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कहा था ना 3 पार्टीज होती है, ठीक है। और 3 पार्टीज में भी आपको मैंने कहा था कौन कौन सी होती है यहाँ पर? ड्रॉर हो गया, ड्रॉई हो गया, ठीक है, वो पेई हो गया, ठीक है, ये आ गई पार्टीज। और आप बताओ, अगर पेई, अगर ड्रॉर बोल रहा कि मेरे को ही पे कर दो, ठीक है, जैसे ए ने सामान बेचा बी को, ठीक है, और बोल दिया कि तू मेरे को ही पे कर दे, तो यहाँ पे कितनी पार्टीज होगी बताना जरा, कितनी पार्टीज होगी? 2 ही ना इधर। और अगर सपोज इधर ए ने बी को माल बेचा और बोला सी को पे कर, तो इधर कितनी होगी? 3। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों 2 भी हो सकती है पार्टीज, 3 भी हो सकती हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ, उसमें ना लाइंस कुछ ऐसी लिखी कि पता ही नहीं चल रहा हमें कि इसको प्रॉमिसरी नोट मानने या बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेशली जब जहाँ पे 2 पार्टीज हैं, इसकी भी 2 है और स्पेशल और इसकी भी अगर बाई चांस 2 है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है समझने में कि भाई ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज, हमें पता ही नहीं चल रहा। इस चीज की अगर कंफ्यूजन है तो हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए? कहते कि आपको जो ठीक लग रहा है ना, आप वैसे करें, ठीक है। आपको जैसे ठीक लगता है ना, एट योर डिस्क्रिशन, मतलब आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप उसको वैसे ट्रीट करें। आपको उसको लग रहा है
ठीक है, प्रॉमिसरी नोट की तरह वो ज्यादा लग रहा है, आप उसको वो मानो, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह वो ज्यादा लग रहा है, आप उसको वैसे मान लो। फिर एक बार आपने वो चीज समझ ली और उसको वैसे अपना लिया तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको वर्ड से ही मतलब पता है ना, अंदर का कंटेंट लिख सकते हो खुद से। अब मैं ये दो टर्म्स पे आना चाह रही हूँ, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने इसका ना मतलब डिटेल में क्लास में समझाया था, ये देखो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो, होल्डर है और होल्डर इन ड्यू कोर्स को मैंने ना शॉर्ट में लिखा हुआ HDC। भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब ना बड़ा, ये ऐसा बंदा है जिसको बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं और जो सब सही तरीके से कर रहा होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने भाई फॉर कंसिडरेशन, भाई इसको क्यों मिला ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर। अच्छा, होल्डर क्या होता है? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे होल्डर मतलब है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी होल्डर आ रहा है, इसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है, पर कैसे आया इसके पास इंस्ट्रूमेंट? फॉर कंसिडरेशन, बदले में इसने भी कुछ किया तभी आया इंस्ट्रूमेंट वो। भाई ए ने बी को सामान भेजा, ठीक है, और बदले में बी ने क्या दे दिया? प्रॉमिसरी नोट दे दिया। भाई बदले में इसने कुछ किया तभी इसके पास आया ये। ठीक है, यहाँ पे वो कंसिडरेशन कहते हैं, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये कुछ करे, इसके पास ऐसे भी आ सकता है बिना कुछ किए। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है एक, इधर क्या चीज बोली हुई है बच्चों एक इधर, हाँ जी, मेच्योरिटी डेट की कुछ बात हो रही है इधर, मेच्योरिटी डेट से रिलेटेड इधर कुछ बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है बता सकते हो आप मुझे, मेच्योरिटी डेट से रिलेटेड? होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, बड़ा सीधा साधा बंदा है, बिल्कुल सही बंदा है, सब चीजें टाइमली करता है। अगर इसके पास आ रहा है ना ये डॉक्यूमेंट, तो मेच्योरिटी से पहले ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर इसके पास, होल्डर के पास मेच्योरिटी के बाद में भी आ सकता। अच्छा, और ये जो बंदा है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स, बड़ा ईमानदारी से, गुड फेथ में, विश्वास से, इसने गुड फेथ में ये इंस्ट्रूमेंट लिए, कोई चोरी से, फ्रॉड करके, हेरा फेरी से नहीं। पर ये होल्डर, होल्डर कब बन सकता है? बिना गुड फेथ के भी होल्डर बंदा बन सकता है, बस इसके पास हाथ में होना चाहिए, जैसे मर्जी इसने चाहे चोरी से लिया, फ्रॉड से लिया। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे काम करके ही आपने लिया है। ठीक है, आपने वो इंस्ट्रूमेंट जो, ये मतलब अच्छा बंदा है। ठीक है, और ये ना मतलब बुरा, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये लिखा है, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, इवन नॉट इन गुड फेथ। अच्छा, इसको क्या फायदे मिलेंगे? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, इसको और क्या फायदे मिलेंगे? पीछे अब देखो, ए ने बी को दिया इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें ना, कि आगे आगे ये ट्रांसफर हो सकता है बच्चों, ए ने बी को दिया, बी सी को दिया, सी ने डी को दिया। ठीक है, सपोज हम डी की बात कर रहे हैं, अब इसके पास आ गया इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट, और ड्यू डेट आ गई पैसे देने की, डी ने सी से मांगे कि पैसे दे दो भाई मुझे, सी ने दिया नहीं, तो डी ना पिछली सभी पार्टीज के ऊपर केस कर सकती है, ये हक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। पर यहाँ पे इसके पास ऐसा कोई हक नहीं होल्डर के पास। अगर बाय चांस ये डी हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स का, अगर बाय चांस यहाँ पर ये होता क्या, होल्डर होता, प्रॉमिसरी नोट था इसके पास, इसने जैसे मर्जी लिया, ठीक है, और सी से इसने पैसे मांगे ड्यू डेट पे, उसने दिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी, बी और सी, यहाँ ए के ऊपर नहीं केस कर सकता, कैन नॉट सू प्रायर पार्टीज, पिछली पार्टीज के ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे, इसको काफी सारे फायदे दिए जाते हैं, इसको कुछ फायदा नहीं मिलता ज्यादा। हाँ जी, ये चीज समझ आई आपको? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब समझ आया? बोलो जी बोलो। हाँ जी बोलो जी, बोलो बच्चों बोलो। ठीक है, मतलब एक तरह से ये कौन सा बंदा है? ईमानदार बंदा है ये वाला। हाँ जी, बताओ फटाफट बच्चों, बोलो जी बोलो, बोलो बोलो फटाफट, समझ आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, और ना मैंने क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए थे इससे रिलेटेड, ये देखो, क्योंकि ये टर्म यूज की हुई है आपको बस फाउंडेशन में, मतलब नहीं समझाया होता, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ना आपको ये चीजें क्लियर की। ठीक है जी, ये मैंने क्लियर की थी, तो जिसको भी वो देखनी होगी, ठीक है, मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल रखी है ऐप में, या जिसको भी नहीं मिल रही होगी तो बोल देना मेरे को, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी जिसको भी चाहिए होगी ये वाला।
ठीक है जी। और देखो और क्या किया यहाँ पर मैंने, होल्डर की अगर डेफिनेशन बताओ क्या होती है, एनी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम टू पोजेशन टू रिसीव और रिकवर अमाउंट। भाई ये होल्डर क्या होता है, बंदा जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जिसके पास वो पोजेशन है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट है, वो पैसे भी अपने उस पे मांग सकता है जितने उसके ऊपर है बनते। होल्डर इन ड्यू कोर्स, भाई इसको फॉर कंसिडरेशन, बदले में इसने कुछ किया तभी ये इसके पास आया इंस्ट्रूमेंट। और कब आया इसके पास इंस्ट्रूमेंट, बिफोर मेच्योरिटी आया, और ईमानदारी से इसके पास आया। अच्छा सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, ए ने बी, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए के पास था प्रोमिसरी नोट, इसने ना, इसके क्या हो गया, बी ने ना, ए ने इसको ट्रांसफर नहीं किया, बी ने चुरा लिया, ये चोर है, दिस इज चोर, ये चोर है बंदा। ठीक है, अब इसके पास प्रोमिसरी नोट तो आ गया, अब आप बताओ इसको होल्डर बोलेंगे, होल्डर है ड्यूकोस बोलेंगे? बोलो, इसने गुड फेथ में लिया, इसको होल्डर बोलेंगे या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे? बोलो बोलो जी बोलो। ये एक एग्जांपल करवा रही हूँ आपको, जो वो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए थे ना, उनमें से एक बता रही हूँ आपको। बताओ ये बी होल्डर हुआ, होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ? बताओ जरा फटाफट से। होल्डर। बिल्कुल होल्डर हुआ, ईमानदारी से नहीं लिया इसने, ये होल्डर है बंदा। ठीक है, तो ये वाला बंदा कौन है, ये होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। अच्छा, इसने ना चोरी का लिया और प्रॉमिस नोट आगे सी को दे दिया, सी को नहीं पता था बी ने चुरा के लिया है ए से। आप बताओ, सी ईमानदार है, उसको नहीं पता था बी ने चुरा के लिया, अब सी होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? बताओ जरा, बोलो 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 फटाफट से। होल्डर होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। होल्डर होगा। नहीं, यही तो है कॉन्सेप्ट की कमी। ठीक है, क्या समझा रही थी अभी, भाई ये ईमानदार है, इसको नहीं पता बी ने चोरी से लिया है, ये ईमानदार था, इसने होल्डर इन ड्यू ट्रांजैक्शन की। कोर्स होगा बिल्कुल, इसने क्योंकि इसने बी किस, गुड हाँ फेथ में लिया। बिल्कुल, सी ने इसके साथ कोई ट्रांस, बी और सी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, सी ने इसको सामान बेचा होगा, बदले में इसने प्रॉमिसरी नोट दे दिया, अब सी को क्या पता ये चुरा के दिया उसने। भाई इसने कंसिडरेशन थी, ये देखो कंसिडरेशन थी, गुड फेथ था, बिफोर मेच्योरिटी दिया, ठीक है, ये सब चीजें पूरी हो जाएं तो भाई ये क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और इसके पास क्या आता है, गुड टाइटल आता है, इसका क्या था, डिफेक्टिव टाइटल। और हम ना हर जगह पढ़ते थे, अगर किसी के पास डिफेक्टिव टाइटल है तो वो उससे बेटर टाइटल नहीं दे सकता किसी को, पर ये यहाँ पर एक्सेप्शन है होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में, अगर बेशक चोरी का इसके पास आया तो उसको गुड टाइटल मिलेगा इसका। तो यही एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर मैंने समझाए थे। हम देखते थे यहाँ पर, क्या देखते थे, ये देखो ये चीजें देखते थे कि वो बंदे के पास पोजेशन आ गई, उसके पास आ गया वो इंस्ट्रूमेंट, फिर गुड फेथ में आया है, ईमानदारी से आया है, और कुछ करके आया बदले में, और बिफोर मेच्योरिटी है, अगर ये चीजें हैं तो वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू। ठीक है, तो ये था। हाँ जी, तो अब आपको इसका थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि जो होल्डर होता है, मतलब और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत फायदे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, कहते हैं कि होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। वो जो आपको बताया, ठीक है, सपोज अमाउंट कितने की थी वहां पे लिखी हुई, 1000 रुपए की इंस्ट्रूमेंट पे, पर यहाँ पर जो थी ना, क्या, जो स्टैंप थी, वो कितना कवर कर रही थी, सिर्फ 500 रुपया। तो जो होल्डर है ना, वो सिर्फ 500 रुपया ही रिकवर कर सकता है, पर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है जी, तो यहाँ पर वो देखो, रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय स्टैंप फिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। चाहे यहाँ पर देखो होल्डर है, चाहे होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जितनी स्टैंप अलाउ करेगा ना, उतनी अमाउंट वो रिकवर कर सकते हैं। पर सपोज अगर आपको बताऊं, ए ने क्या करना था, बी को इसने क्या भेजे, सामान भेजा, बदले में ना इसने प्रॉमिसरी नोट भेज दिया, और प्रॉमिसरी नोट जो था ना बच्चों, इसमें उसने पूरा वो लिखा जो ऊपर आपको सैंपल दिखाया, बस इसने ना वो जो ब्लैंक छोड़ दिया, अमाउंट, अमाउंट लिखी नहीं, अमाउंट लिखी ही नहीं इस पे। ठीक है, और कितने की ट्रांजेक्शन थी, सपोज यहाँ पे ट्रांजेक्शन थी 2000 रुपए, इसने लिखी नहीं वो ट्रांजेक्शन, अमाउंट नहीं लिखी।
अब बी को पैसे चाहिए थे, उसने क्या किया, बी ने खुद ही यहाँ पर अमाउंट डाल दी, कितने की, 3,000 रुपए, 3,000 की यहाँ पर डाल दी। ठीक है जी, कहते कि अगर तो वो होल्डर है तो वो सिर्फ 2,000 रुपए ही रिकवर कर पाएगा, पर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है भाई तो वो 3,000 रुपए भी रिकवर कर लेगा। पर जो स्टैंप है, स्टैंप उसको कवर करनी होनी चाहिए अमाउंट। ठीक है, अगर स्टैंप कम की है तो मैक्सिमम उतना ही रिकवर कर सकते। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स को काफी सारे फायदे दिए जाते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो आप, बोलो जी बोलो, समझे ये वाला चीज, बोलो बच्चों, यस और नो, बोलो बोलो तभी चलेंगे आगे। यस मैम। मैम ठीक है, इसमें जितनी अमाउंट लिखी होगी और जो स्टैम्प में लिखी होगी वो दोनों कवर कर सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? देखो एक तो होता है, जैसे आपको मैंने वो बताया था ना, जैसे हम पहले टाइम में क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर भेजते थे, वो कहते थे ये वाले पैकेट पे आपको 2 रुपए की लगानी है, इस पे 5 रुपए की, 10 रुपए की, है ना। तो जितना वो कवर कर रही है स्टैंप अमाउंट है ना, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, जितनी की भी होती थी, तो देखो यहाँ पर ना साइन और स्टैंप लगते होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जो स्टैंप लगी है वो कितना अलाउ कर रही है, वो सिर्फ 1,000 कर रही है। तो यहाँ पे अमाउंट जितनी मर्जी लिखी हो, चाहे 500 लिखी हो, 50,000 लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम आप 1,000 ही रिकवर कर सकते हो, चाहे आप होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। ठीक है जी, पर मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज ये ना इनकोएट इंस्ट्रूमेंट था, मतलब इनकम्प्लीट था, इस पे अमाउंट नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, मतलब ए ने जब दिया ना बी को, अमाउंट नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, अब इसमें ना बी ने खुद ही अमाउंट डाल दी, कितनी की, 3,000 की डाल दी। ठीक है, और सपोज यहाँ पे स्टैम्प कवर करिए 4,000, चलो मैं आपको बोल देती हूँ 4,000 तक की कवर करिए स्टैम्प, 2,000 की ट्रांजेक्शन थी, 3,000 डाल दी यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसने सपोज आगे सी को दिया जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट इसके पास गया। अब आप बताओ ये वाला बंदा कितने रिकवर कर सकता है, 3,000 कर सकता है या 2,000 ही कर सकता है, आप बताओ जरा, बोलो जी बोलो, कितना कर सकता है, बोलो जी बोलो। 3,000। बिल्कुल, ये ईमानदार बंदा है भाई, इसको क्या पता इनकी ट्रांजेक्शन 2,000 की थी, उसने 3,000 लिख दिया तो 3,000 मिलेगा इसको। पर अगर वही यहाँ पर होल्डर वगैरह होता तो ये बोल सकता था ये कि भाई मैं तो कितना दे सकता हूँ, 2,000 ही दे सकता हूँ, ये ट्रांजेक्शन 2,000। तो ऐसे और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि किसको मिलते हैं, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स को। ये देखो यही चीजें मैंने आपको ना डिटेल में क्लास में समझाई थी कि यहाँ पर बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, मतलब फायदे दिए जाते हैं किसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स को, कि मतलब जो भी उनको मिल रहा है ना इसमें उनको उसके ऊपर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वो वाला मिलेगा, चाहे वो अगर इनकम्प्लीट भी है ना इंस्ट्रूमेंट तो उनका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके और बहुत सारे इनके पास फायदे होते हैं। ये चीज आई समझ में बच्चों, बोलो जी बोलो, यस समझे। मैम। ठीक है, अब देखो आगे ये भी हमने कवर कर लिया, जो अगला टॉपिक है, हमने कैटेगरीज देख ली बच्चों, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने कर लिए। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करे थे हमने, एक तो मेन ये कर लिया था, मतलब देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का मतलब देखा, उसका मतलब देख लिया, सैंपल देख लिया, पार्टीज देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। फिर उसके बाद बेयरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट देखा, उसके बाद इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद देखो क्या किया हमने, इनकोएट एंड एम्बिगुअस। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, जब कॉन्सेप्ट आ जाए ना बस फिर पेजेस ही पलटने होते हैं बस। अब आगे देखो ये भी टॉपिक कर लिया हमने कवर अप ऊपर के साथ ही, नेगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रांसफर कैसे करना है, जैसे ट्रांसफर मतलब ओनरशिप, मतलब हमने दूसरे बंदे तक वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करनी है। ठीक है, नेगोशिएट कैसे करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ट्रांसफर कैसे करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, कहते हैं मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, कहते हैं अगर पेबल टू बेयरर है। ठीक है, आपको याद है ना ऊपर क्या था लिखा होता है, चेक पे और बेरर, या आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है, नाम नहीं लिखा होता और सिर्फ बेरर लिखा होता है, मतलब जिसके पास भी आ गया। बेरर के केस में बस भेज दो, बस भेज दो, वो सफिशियंट है। अब डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल में क्या था, डायरेक्ट, डायरेक्ट जिसके जिसको हमने देना है उसके पास पहुंचाया जा रहा है।
कंस्ट्रक्टिव मतलब इनडायरेक्ट, मतलब हमने उस बंदे तक नहीं डायरेक्ट पहुंचाया, हमने उसके एजेंट को दे दिया, एजेंट आगे दे दे, ये होता है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और अगर ऑर्डर के ऊपर है देना हमने, जैसे हमने लिखा है पेबल टू मिस्टर ए और उसके ऑर्डर पे, या जो भी वो कहे उसके ऑर्डर पे हमने पे करना है, वो कैसे भेजा जाएगा उस बंदे तक? अगर वो पेबल टू ऑर्डर है, उसके आदेश के अकॉर्डिंग वो चीजें चलेंगी। तो इंडोर्स और डिलीवर करना होगा। इंडोर्समेंट में क्या था, जिसको भेज रहे हो उसका नाम और अपना साइन करके फिर भिजवा रहे हो आप, ये इंडोर्समेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये डिलीवरी हो गया। ये चीज समझ आया? ऊपर ये किया था बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, समझे बच्चों? बोलो जी बोलो। हाँ जी बोलो, समझे? तो यहाँ पर उसके पास खुद भिजवाया जा रहा है, डायरेक्ट उस बंदे के पास भिजवाया जा रहा है। यहाँ पे मतलब एक तरह से चाहे उसके एजेंट को हमने पहुंचा दिया, वो आगे दे देगा, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट हो। ठीक है, और यहाँ पर इंडोर्समेंट देखो वही हो गया, नेम एंड यहाँ पे साइन डाल के अपने आगे भेज दिया। डिलीवरी मतलब भेजना, यहाँ पे सीधा भेज दो बस, जैसा है इंस्ट्रूमेंट, बिना नाम के, बस इधर नाम लिख के साइन करके। हाँ जी बोलो, समझ आ रहा है बच्चों? बोलो जी बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, तभी चलेंगे आगे। बोलो, बोलो बोलो बच्चों फटाफट से। ठीक है, तो ये था कि डिलीवर कैसे करना है हम। ठीक है, सिंपल वो बेरर वाला डिलीवर से, और वो वाला जो ऑर्डर वाला था इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ठीक है, और इधर ये देखो, इसमें भी ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। डिलीवर क्यों करते हैं भाई? तभी वो ओनरशिप या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। ठीक है, और कहते जब तक डिलीवर नहीं करते तब तक वो चीज अधूरी मानी जाएगी या कैंसिल हो सकती है। डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रेवोकेबल। कहते जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो भी आपकी डील हुई, ट्रांजैक्शन हुई पार्टी के साथ, वो तब तक नहीं कंप्लीट मानी जाएगी जब तक कि वो डिलीवरी नहीं कंप्लीट होती। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है डिलीवर करना जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये किया हमने। ठीक है, और यहाँ पर एक ना सेक्शन 57 में क्या था, कहते हैं अगर सपोज यहाँ पर क्या है, कोई बंदे की डेथ होगी। ठीक है, अगर किसी बंदे की डेथ होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली। ठीक है, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ चेंज, चेक इन ऑर्डर एंडोर्स्ड बाय द डिसीज्ड बट नॉट डिलीवर्ड। हाँ जी बोलो, यहाँ पर क्या लिखा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट इफ इंस्ट्रूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय डिसीज्ड बट कुड नॉट बी डिलीवर्ड बिकॉज ऑफ डेथ। अब देखो यहाँ पे ए और बी ने क्या भेजा? सेल किया सामान। इसने क्या करना था? यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसने भेजना था, ट्रांसफर करना था। अब क्या हुआ, इसने ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉपर ना बी का नाम लिख के अपने साइन लिख के बना के रख दिया, और जब ये एंडोर्स तो कर दिया इसने, ये एंडोर्स तो कर दिया, पर डिलीवर नहीं किया बी को। डिलीवर करने से ही पहले क्या होगी? ए की डेथ होगी। अब आप बताओ, ए के बच्चे, लीगल हेयर या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कर सकते हैं ट्रांसफर, भेज सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं बी को? बोलो जी, बोलो जी बोलो, भेज सकते हैं क्या? बोलो बच्चों बोलो। यही तो है यहाँ पर नया पॉइंट सेक्शन 57 में। कहते लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना एजेंट नहीं है डिसीज्ड। डिसीज मतलब जो यहाँ पे बंदे की डेथ हो गई है, ए जो डिसीज था, उसके जो बच्चे हैं लीगल हियर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो कोई एजेंट नहीं है उसके। तो वो उसकी डेथ के बाद वो डिलीवर उसके बच्चे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएंगे उसको डिलीवर। ये लिखा हो यहाँ पर, डिलीवर नहीं कर पाएगा, बेशक उसने इंडोर्स कर दिया था, सिर्फ भिजवाने वाला काम देता था वो, उसके भी हाथ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल है नहीं भिजवाएंगे, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, ये चीज समझ आई आपको? बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों बोलो, बोलो बोलो फटाफट से बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है जी, आओ जरा एक और टॉपिक करते हैं। ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, सेक्शन 138 टू 142। ठीक है बच्चों, जितनी भी अभी तक ऊपर चीजें की हैं, तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना हमने,
प्रॉमिसरी नोट है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, उसके बाद हमने कैटेगरीज करी थी, ठीक है, कौन कौन सी की थी, बेयरर और इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फिर इनक्वेट एम्बिगुअस, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 138 से 142। अब इसमें है क्या, डिसऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब होता है, बता सकते हो डिसऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब, बोलो जी बोलो, डिसऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब बता सकते हो क्या, बोलो जी बोलो, डिसऑनर ऑफ चेक क्या मतलब होता है, डिसऑनर ऑफ चेक का, डिसऑनर हो गया चेक, इसका मतलब बोलो जी कि चेक बोलो, बाउंस वगैरह हो गया। चेक बाउंस हो जाना, चेक रिटर्न हो गया, वापस आ गया, हमारी कंपनी ने मुझे वो सैलरी का चेक बना के दिया, मैं चेक लगवाने गई, ठीक है, और क्या होगी, आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करके देखोगे, आप ऑडिट्स पे भी जाओगे, वो बैंक स्टेटमेंट देखोगे क्लाइंट की, कई बार ना एक एंट्री पहले क्रेडिट हो रही होती है, क्रेडिट साइड पे मतलब ऐड हो रहे होते हैं 10,000 रुपए, फिर साथ ही डेबिट भी हो रही होती है 10,000 रुपए की, ठीक है, मतलब पहले क्रेडिट हो गया फिर डेबिट हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया। एक सबसे मेन रीजन क्या होता है चेक रिटर्न होने का, बाउंस होने का, इनसफिशिएंट फंड्स, कंपनी के खाते में पैसे नहीं थे, कटते कैसे, हमारे पास कैसे आते, ठीक है, और फिर चार्जेस भी कट जाते हैं दोनों पार्टीज के। कहते हैं अगर हमने ट्रांजेक्शन की किसी पार्टी के साथ और बदले में हमें चेक मिला था, और वो चेक वो क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, क्योंकि दूसरी पार्टी के खाते में पैसे नहीं थे, तो भाई ऐसे तो वो पार्टी का नुकसान हो जाए। ये देखो ए क्या था, ए ने बी को सेल किए गुड्स, ठीक है, बदले में इसने क्या दे दिया, चेक दे दिया, इसके खाते में पैसे ही नहीं थे, ये चेक क्या हो गया, बाउंस बैक या डिसऑनर हो गया, ठीक है, आप बताओ इसमें ए का तो नुकसान हो जाएगा, ये वाली पार्टीज का, सेलर्स का तो नुकसान हो जाएगा, आप बताओ होगा या नहीं होगा, बोलो जी बोलो, होगा या नहीं होगा, अगर उनको पैसे ही ना मिले अपनी ट्रांजेक्शन के बदले, हाँ जी बोलो, होगा या नहीं उनका नुकसान, बोलो फटाफट, यस मैम। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए प्रोविजन आए हैं। इसको इजी मैनर में देखो, मैंने आपको क्लास में ना बड़ा एक वो फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको बनवाया था इसको, ये पूरा, ठीक है, तो आपका ये देखो 140 तक पूरा ये कवर हो जाएगा, मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको ये करवाया था, ये देखो मैं आपको वहीं से करवाऊंगी, ये देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेक्शन 138 ऑनवर्ड्स की वो डिसऑनर से रिलेटेड, और डिसऑनर का रीजन क्या था, चेक बाउंस होने का, रिटर्न होने का रीजन क्या था बताना वहां पर, कि पैसे ही नहीं थे खाते, वो मेन रीजन था। तो यहाँ पर क्या था, कहते ड्रॉअर था, ये था, ठीक है, उसने क्या किया, इश्यू ऑफ चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। भाई बी, ए ने बी को चेक क्यों दिया, आप बताना जरा, क्यों दिया होगा, फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी, क्या लिखा है यहाँ पर, बोलो जी बोलो, क्यों दिए यहाँ पे ए ने बी को चेक, क्योंकि भाई बी ने सामान बेचा होगा और ए ने तभी उसको चेक दिया। कहते हैं अगर गिफ्ट के लिए, भाई कहते हैं यहाँ पे गिफ्ट गुफ्ट चैरिटी चुरिटी के लिए अगर आप चेक चुक दे रहे हो, वो वाली चीजें नहीं यहाँ कवर होती। भाई यहाँ पर क्या चीजें कवर हो रही हैं, भाई आपने कुछ किया था, उसके बदले आपने मतलब आपने कुछ ट्रांजेक्शन की थी, आपके ऊपर और दूसरी पार्टी के ऊपर क्या चढ़ गया था, कर्जा चढ़ गया था, वो पैसे देनदारी बन गई थी, तभी ये पार्टी ने ए ने बी को क्या दिया, चेक दिया। लीगल इन्फोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी होनी चाहिए, अगर वहां पे लिखा है गिफ्ट या चैरिटी के लिए दिया, वो नहीं कवर हो रही है यहाँ पर, तो ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे देखो, फिर जो बी था, ठीक है, यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हो, जैसे ये कौन था, ये परचेजर, और यहाँ पे ये कौन था, ये सेलर जिसने सामान बेचा, सामान इसने बेचा और बदले में ए ने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया, ठीक है जी, वो कर्जा उतारने के लिए। अब जो बी है, जो सेलर है, अब देखो हमारे पास चेक आते हैं, हम बैंक में लगवाने जाते हैं ना, वैलिडिटी पीरियड क्या होती है चेक की, भाई 3 महीने, 3 मंथ्स होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ चेक, जो उस पे चेक की डेट डली हुई है,
ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आप जब मर्जी जाके बैंक में लगवा सकते हैं चेक। मतलब उसको क्या बोलते हैं लगवाना, प्रेजेंट करना, पेश करना। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मतलब पेश करना, बैंक में जाके लगवाना, प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये टर्म आगे वाले सेक्शन में बहुत यूज होगी, प्रेजेंट। ठीक है जी, तो 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड है। अब देखो बैंक ने क्या कर दिया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस वे में बहुत इजी हो जाता है समझना। तो बैंक ने क्या कर दिया, चेक रिटर्न कर दिया। ठीक है, बी को जो लगवाने गया था, और रीजन बताया कि भाई वहां पर खाते में पैसे नहीं, किसके, ए के खाते में पैसे नहीं, इसलिए वापस कर दिया चेक। अब देखो, अब क्या करे बी, जो सेलर था बेचारा रोएगा, पर यहाँ पे लॉ में उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत प्रोविजन दे रखी है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब बी ना ए को बताएगा नोटिस ऑफ डिसऑनर विद इन नेक्स्ट 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर चेक। अब देखो, बैंक ने जब आपको बताया कि भाई आपका चेक तो रिटर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया, क्योंकि खाते में पैसे नहीं थे दूसरी पार्टी के। अब जब जैसे कि आपको पता चला बैंक से कि डिसऑनर हो गया, आप 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर दो, उसको बता दो भाई, सेलर को। ठीक है जी, यहाँ पर आप किसको बता दोगे, सेलर नहीं सच, इधर आप परचेजर को बताओगे, भाई तूने मेरे से माल खरीदा था, चेक दिया तो तेरे खाते में पैसे ही नहीं है, चेक रिटर्न हो गया भाई। अब आप बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए परचेजर को, जब उसको पता चल जाए, भाई उसको पेमेंट कर देनी चाहिए अगले 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, अगर उसने पेमेंट नहीं की थी तो उसको अगले 15 दिन के अंदर अंदर भाई उस सेलर को पेमेंट कर देनी चाहिए, पूरी की पूरी पेमेंट कर दे वो। ठीक है जी, अगर उसमें से सपोज उसको 1 लाख का चेक था, उसने उसमें से 60,000 पे किया, पार्ट पेमेंट भी मानी जाएगी, गड़बड़, पूरी की पूरी पेमेंट उसको कर देनी चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर, जब उसको पता चल गया, जब भाई उसने सेलर ने बता दिया कि भाई तेरा चेक बाउंस हो गया, तो भाई 15 दिन की मोहलत मिलेगी। अब पूरे के पूरे पैसे लुटाने होंगे, अगर आधे अधूरे भी दिए तो भी नहीं सुनी जाएगी उसकी। तो भाई 16वें दिन के बाद, 16वें दिन पे एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या लिया जाएगा, वो जो सेलर है ना, वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है अगले 1 महीने के अंदर। 1 महीना कहाँ से, ये 15 दिन के बाद 16वें दिन से पहला दिन शुरू होएगा, तो 1 महीना मिलेगा उसको कंप्लेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट टू कोर्ट नॉट इंफीरियर टू, ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, कहते कि यहाँ पर ये वाली कोर्टों में आप क्या कर सकते हो, 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। इससे लोअर कोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये नाम दे दिया, इनसे नीचे वाली नहीं होनी चाहिए, इनसे कम नहीं होनी चाहिए, इनसे लोअर कोर्ट ना हो, इनमें से किसी के पास भी आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और मतलब आपको अगर याद हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी बताया था, केसेस जो होते हैं एलोकेट किए जाते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज कैसे, जहाँ पे वो अगर प्रॉपर्टी का मैटर, प्रॉपर्टी जहाँ पे, या जिसने केस किया वो बंदा कहाँ पे है। तो कहते हैं यहाँ पे कौन सी कोर्ट में, विद इन हुज जुरिडिक्शन पेयर होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रेजेंट्स चेक फॉर पेमेंट। कहते जहां पर वो जो बंदा था जिसने प्रेजेंट किया बैंक में जाके, वो चेक लगवाया किसने, सेलर ने, है ना। सेलर कौन था हमारे एग्जाम्पल में, देखो सेलर कौन था, बी था इधर। ठीक है, बी ने जॉन से बैंक में जाके क्या लगवाया, चेक लगवाया। ठीक है, थ्रू अकाउंट ब्रांच ऑफ पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स बैंक। ठीक है, जॉन से भी बैंक में जाके वो लगवाया उसने चेक। ठीक है जी, तो वो बैंक कौन से एरिया में है, और वो इस उस एरिया का होल्ड कौन सी कोर्ट के ऊपर है, उस कोर्ट में कंप्लेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लिखे, अदर देन थ्रू अकाउंट। ठीक है जी, अगर आपने किसी और वे से वो चेक चुक लगवाया, मतलब अपने बैंक की जगह किसी और बैंक के थ्रू गए या कुछ भी, है ना, अदर देन योर अकाउंट। ठीक है, तो आप कौन से वाला बैंक देखोगे, किसका बैंक देखोगे, ड्रॉअर का बैंक देखोगे। ठीक है, ड्रॉअर का बैंक देखोगे। अब ए कौन है यहाँ पर, हमारा ड्रॉअर कौन है इधर, परचेजर, जिसने खरीदा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिवर्स हो जाता है, जिसके पास चेक आया, मतलब सेलर के पास आया, वो जॉन से अब अगर अपने बैंक में उसने लगवाया जाकर, ठीक है जी, उसी ब्रांच में जिसमें उसका था, तो भाई यहाँ पर उसका बैंक कौन सी एरिया में वो देखा जाएगा, नहीं तो भाई ए का बैंक देख लिया जाएगा उसका काम।
ठीक है, और लास्ट में देखो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किस चीज का, भाई ऑर्डर दे सकती है, सजा दे सकती है, मैक्सिमम 2 साल की कैद हो सकती है, या आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है कितनी, मैक्सिमम 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ चेक, जितने की अमाउंट लिखी हुई थी चेक में उसका 2 गुना, या दोनों हो सकती है, जेल के पीछे भी जाओ 2 गुना अपना पेनल्टी भी भरो। तो यहाँ पर देखो मैंने समराइज भी किया हुआ है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना है चेक। 30 डेज, 30 डेज का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा कि आप बता दो भाई उसको, किसको, दूसरी पार्टी को जिसने माल खरीदा था कि भाई ये डिसऑनर हो गया, अब 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देनी चाहिए, अगर नहीं करेगा 1 महीने का टाइम मिलेगा कोर्ट में कंप्लेंट करने का, और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है 2 साल की सजा या 2 गुना, ये देखो 2-2, 2 साल की सजा या 2 गुना पेनल्टी, या दोनों की सजा हो सकती है। हाँ जी, ये चीज बताओ, ये समझ आई, देखो बहुत इजी मैनर में, जितना ज्यादा इजी हो सकता था मैंने ये इजी करके आपको ये चीज इधर समझाई। हाँ जी, ये चीज समझ आई आपको, बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों, बोलो बोलो फटाफट बच्चों। ठीक है, जब कहोगे तब बढ़ेंगे आगे, बोलो जी फटाफट, बोलो बोलो, बोलो बोलो, वेट कर रही हूँ मैं। जल्दी जल्दी। यस मैम। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी 130, डिसऑनर चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है, तो यही चीज थी जो मैंने आपको बताई थी, और भाई कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, ठीक है, या ट्रांजैक्शन की थी उसके बदले में चेक दिया था, ये नहीं कि फ्री फंड में बस आपने बस वो चैरिटी के लिए वो सब, वो नहीं होता कवर यहाँ पर, ठीक है, ये चीज किया हमने। और देखो और क्या था, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या प्रिज्यूम किया जाता है 139 में, कहते हैं जब चेक डिसऑनर होता है वो मानना जाता है, ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्री इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 130 फॉर द डिस्चार्ज और इन होल ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी। अच्छा देखो, जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो ऐसा मानना जाता है कि ये जो चेक मिला था ना, ये चेक दिया था, वो क्यों दिया गया था, ठीक है जी, कुछ कर्जा था, लाइबिलिटी थी वो चुकाने के लिए, वो उतारने के लिए, तो ऐसे मानना जाता है, ऐसे प्रिज्यूम कर लिया जाता है। अच्छा आप बताओ, अगर दूसरी पार्टी बोली है तो गिफ्ट के लिए दिया था, तो उसके ऊपर ये कुछ लगेगा ही नहीं प्रोविजन, वो तो पतली गली से निकल जाएगा, तो तभी ऐसे मान लिया जाता है कि भाई ये जो चेक था ये क्यों दिया गया था, भाई कोई डेट या लाइबिलिटी उतारने के लिए दिया गया, तो ये दूसरी पार्टी के ऊपर रहेगा प्रूव करना कि भाई मैंने ये कर्जा उतारने के लिए नहीं दिया था, गिफ्ट या चैरिटी दिया था, तो उसको प्रूव करना होगा। ये चीज समझ आई आपको, बोलो जी बोलो, बताओ बच्चों। हाँ जी, ये वाला आया समझ में 139, बोलो जी बोलो, बोलो बोलो फटाफट, बोलो बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोला करो, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आगे क्या लिखा, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। अब यहाँ पे इधर लास्ट सेक्शन में इधर 148 में क्या लिखा हुआ है, कहते इट शैल नॉट बी डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस दैट ड्रॉअर हैज नो रीजन टू बिलीव when he issue the check that check may be dishonored on presentment for the reasons stated in the section। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहते जो ड्रॉअर था, जिसने सामान खरीदा था, उसने चेक काट के दिया, कहते उसका कोई बहाना नहीं चलेगा अगर वो बोले भाई कोर्ट के आगे कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरा चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा या बाउंस बैक हो जाएगा, कहता मेरे को तो पता ही नहीं था, ये कहता उसका कोई बहानेबाजी नहीं चले। तो ये था हमारा इधर कौन से वाले सेक्शन में, इधर डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 से 142 के बीच में हमने क्या कर लिया, इधर प्रॉपर चेक बाउंस होता है, ठीक है, अगर पैसे नहीं है खाते में तो क्या है वहां पर हल, है ना, मतलब सोल्यूशन क्या है वहां पे सेलर्स के पास, है ना, तो और मतलब वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लायबिलिटी,
वो कर्जा या लायबिलिटी उतारने के लिए वो पे गया था चेक, और वो बाउंस बैक हुआ। ये टॉपिक आया समझ में बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी बोलो, ये आया समझ में? बोलो बच्चों, बोलो बोलो फटाफट से। बोलो बोलो फटाफट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब देखा। फिर हमने तीन तरह के प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, चेक के बारे में समझा। उसके बाद हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है, और इसके हमने मीनिंग देखे, है ना, इनके मीनिंग देखे हमने, पार्टीज देखी कौन कौन सी हैं, फिर इनके करेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर्स देखे क्या क्या, ये चीजें पढ़ी हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। फिर क्या था हमारा, हाँ, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया भाई, सेक्शन 138 से 142 पढ़ा। भाई अगर चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि खाते में फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, और कोई कर्जा, डेट या लाइबिलिटी उतारने के लिए दिया गया था ये चेक, तो उस केस में हमने देखा कि क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, जो इंस्ट्रूमेंट की हम बातें करनी है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, आगे रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, है ना। जब मतलब पैसे अगर हमारे को उस पे चाहिए तो आगे पार्टी के उसको रखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे चेक हमारे को मिलता है कंपनी से, कंपनी ने काट के दे दिया हमारे को चेक सैलरी का, अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे बैंक में जाके। ठीक है जी, तो ऐसी और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, उसके बारे में है कि भाई अगर मेरे को पेमेंट वगैरह चाहिए तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, अच्छा ये एक्सेप्टेंस वाली चीज कहाँ पे आ रही थी, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आ रही थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको याद है कि ये ए और बी था। ठीक है, ए ने सामान बेचा, सेल गुड्स, साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे दिया बनाकर। ठीक है जी, कि इतने महीने बाद आप मुझे इतनी पेमेंट कर दोगे, और इससे एक्सेप्टेंस ले ली। ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, भाई दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट तभी करेगी अगर आप उसके आगे पेश करोगे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और कहते हैं आपको रीजनेबल टाइम के अंदर करना होगा, बिजनेस आवर्स में और वर्किंग डेज में, मतलब वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में, रीजनेबल टाइम में करना होगा। ठीक है जी, अगर कुछ टाइम वगैरह या कुछ ऐसा दे नहीं रखा। ठीक है, ये हमने किया था। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट। अच्छा, साइट का भी क्या मतलब होता है, साइट का भी मतलब होता है कि भाई अगर आपको पेमेंट चाहिए वो बंदे को दिखाओ, वो देख के तभी पेमेंट करेगा। ठीक है जी, प्रॉमिसरी नोट के भी केस में यही है। ठीक है, जिससे क्या करनी है, आपने पेमेंट लेनी है, उसको दिखाओ, उसके आगे प्रेजेंट करो, वो देखेगा तभी पेमेंट करेगा, और वो भी रीजनेबल टाइम में, वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज। ठीक है, ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। ठीक है, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आपको भी मैंने ऊपर बताया था ना कि दूसरी पार्टी क्या करती है, एक पार्टी बना के देती है बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरी एक्सेप्ट करती है, फिर जब मेच्योरिटी डेट आती है फिर उसके पास जाया जाता है और वो पैसे देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो दूसरी पार्टी है ना, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था, देखो बी जो है ना, बी बोल सकते हैं कि भाई मेरे को 48 घंटे, 48 आवर्स दे दो। ठीक है, 48 आवर्स का टाइम दे दो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, और इसमें पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एक्सेप्ट करने। ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अच्छा, हर चीज के लिए आपको ना प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर एक्सेप्ट करवाना है तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपने टेस्ट दिया मेरे को दोगे तभी मैं चेक करूंगी ना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चेक करके वापस दूंगी, तभी आप गलतियां देखोगे अपनी। तो सिंपल, एक्सेप्ट करवाने तो भी दिखाओ, ठीक है, पेमेंट चाहिए तो भी दिखाओ, प्रेजेंट करो। तो सेम यहाँ पे अगर आपको पेमेंट भी चाहिए, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ चेंज, चेक के लिए, चेक के ऊपर है ना, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आपको पेमेंट चाहिए। ये था इसमें।
देन आस्क फॉर प्रेजेंटमेंट, इसमें भी वही सेम चीज रिपीट कर रखी है। कब करना है आपने प्रेजेंट, ठीक है, पेमेंट अगर चाहिए कब करना है, वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में, ठीक है, वो करना है। और अगर चेक चेक वगैरह से रिलेटेड है, पार्टी अगर बैंक है तो बैंक के जो वर्किंग आवर्स है उसमें करना है। फिर आगे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट। अच्छा, इसका मतलब पता है आपको, आफ्टर डेट साइट, इसका मतलब पता है क्या आपको, आफ्टर डेट साइट, ठीक है, मतलब जो हमारी जो मैच्योरिटी डेट होती है ना, कि जैसे 3 महीने बाद जो ये डेट आ गई है ना, इस पे पेमेंट होएगी, मतलब ड्यू डेट। आफ्टर डेट का मतलब होता है जो ये मैच्योरिटी डेट है ना उसके बाद होएगी पेमेंट। और आफ्टर साइट मतलब इस डेट के बाद जब भी वो देखेगा बंदा, साइट का मतलब देखना, साइट। आफ्टर डे मतलब मैच्योरिटी डेट के बाद हो जाएगी पेमेंट, साइट का मतलब मैच्योरिटी डेट के बाद जब भी वो बंदा देखेगा, ठीक है, तब वो पेमेंट हो जाएगी। समझ आया? तो ये है मतलब यहाँ पर आफ्टर डेट या साइट। तो यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है जी, मेच्योरिटी डेट पे क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा अगर आपको पैसे पूसे चाहिए, ठीक है। और वो देखा जाएगा, आफ्टर डेट मतलब मेच्योरिटी डेट के बाद मिल जाएंगे पैसे, आफ्टर साइड मतलब मेच्योरिटी डेट के बाद वो देख के पेमेंट कर देगा। अब आगे देखो, प्रेजेंटमेंट और पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन 67। अब ये क्या है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे भी एक आपको ना लिमिट दे रखी है, 3rd डे। अभी कौन सी लिमिट है अगर आप देखो, कौन सी लिमिट है, कहते प्रॉमिसरी नोट के ऊपर अगर पैसे आपने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं तो यहाँ पे कहते कितनी देर का टाइम दिया जाएगा, प्रॉमिसरी नोट पेबल इंस्टॉलमेंट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द 3rd डे आफ्टर डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट हैज द सेम इफेक्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ नोट एंड मैच्योरिटी। क्या बोला हुआ है, कहते अगर सपोज यहाँ पर कुछ भी अमाउंट है, 3,000 रुपए देने थे प्रॉमिसरी नोट पे, और आपने इसकी किस्तें बांट दी 1,000-1,000, ठीक है, और ड्यू डेट थी हर महीने की 5 तारीख, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, ठीक है जी। तो कहते कि आपको प्रेजेंट कब करने पेमेंट के लिए, ये ड्यू डेट के 3 दिन के अंदर अंदर आपको पेश करने हैं। अगर अगली पार्टी से पेमेंट चाहिए ना, कम से कम आपको 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए, प्रेजेंट कर देना चाहिए, उसके आगे रख देना चाहिए, उसको दे देना चाहिए कि मेरे को पेमेंट कर दे, और उसको पेमेंट कर देनी चाहिए उसी टाइम। अगर उसने पेमेंट ना की तो भाई उसको नॉन पेमेंट बोल दिया जाएगा, और उसके ऊपर वो वाली प्रोविजन लगेगी कि उसने पेमेंट नहीं। हाँ जी, आ रहा है समझ में? हाँ। फिर आगे है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। भाई अगर वहां पे लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, क्या लिखा हुआ है कि आपको अगर पेमेंट चाहिए तो ये पार्टी को आपको प्रेजेंट करना है उसी स्पेसिफिक प्लेस पे, जैसे चंडीगढ़ में ही करना है और कहीं नहीं करना, तो उसी जगह भी करना होगा आपको, सिंपल। फिर आगे के लिखे इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है जी। कहते हैं कि अगर वहां पे लिखा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि आपको प्रेजेंट भी इसी जगह पे करना है या पेबल भी इसी जगह पे करना है, तो आपको उसी जगह पे करना होगा जैसे वहां पे लिख रखा। फिर कहते प्रेजेंटमेंट वेन नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड, कहते अगर कोई प्लेस प्लूस नहीं लिखी हुई वहां पे तो कहाँ पे प्रेजेंट किया जाए पेमेंट लेने के लिए, तो कहते जो भी उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पे उनका बिजनेस चल रहा है वो वाली वर्किंग प्लेस पे, या कहाँ पे, जो उनका रेजिडेंस मतलब घर के एड्रेस, ठीक है, या ऑफिस एड्रेस, ठीक है, या घर के एड्रेस, ठीक है, वहां पे हम पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर। अब आगे देखो, कहते प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर एक्सेप्टर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे है, कहते कि भाई हमें क्या करना था, प्रेजेंट करना था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पर हमें नहीं मिला वो बंदा, हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस, नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फिक्स एजेंट एंड नो प्लेस स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटमेंट। कहते कि ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई है कोई स्पेसिफिक प्लेस, ना उनको उसकी ऑफिस की प्लेस पता चली, ना उसके घर की प्लेस पता चली, तो फिर कहाँ पे करे प्रेजेंट। कहते जहां पे भी वो बंदा मिल जाए ना, पर्सन वेयर ही कैन बी फाउंड, जहां पे भी वो बंदा मिल जाए वहां पे उसको प्रेजेंट कर। अगर आपको कहीं से पता चला कि वो तो इधर जाता होता है ना, तो फिर वहीं पे उसको प्रेजेंट कर।
वो माना जाएगा सही, ठीक है। फिर आगे के प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर। हाँ, और किसी बच्चे ने ज्वाइन किया, ठीक है, और जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे से समझो, ठीक है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर, ये जो लास्ट के कुछ प्रेजेंटमेंट वाले टॉपिक है ना, बच्चों को मुश्किल लगता है, छोड़ देते हैं, पर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल छुटपुट से सिंपल। कहते प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर। अच्छा, चेक के केस में मेरे को बताओ, ठीक है, चेक के केस में मेरे को बताओ, जैसे कंपनी वालों ने आपको सैलरी का चेक काट के दे दिया, HDFC बैंक का काट के दे दिया, ठीक है जी। अब आप जब तक बैंक में लगाओगे नहीं, कंपनी के खाते से निकलेंगे कैसे? तो कहते चार्ज ड्रॉअर। भाई अगर बाई चांस यहाँ पे क्या लिखा है, चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड एट द बैंक upon which it is drawn before the relation between drawer and his banker has been altered to prejudice of the drawer। कहते हैं आप जैसे कंपनी वालों के ऊपर केस कुछ तभी कर सकते हो ना, कि वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया ये सब। अगर आप उनका चेक लेके बैंक में लगवाने गए और वापस हो गया डिसऑनर, तो वो 138 वाले सेक्शन लग जाएंगे। कहते जब तक बैंक में लगाने नहीं जाओगे तब तक कैसे आप चार्ज करोगे ड्रॉअर को, उसके ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकते हो? सिंपल सी ये बात है ना। जैसे अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो मैं चेक करके कैसे दूंगी, गलती कैसे बताऊंगी कहाँ कर रहे हो, है ना, ये चीज। यहाँ पे आगे के लिए प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, ठीक है। कहते कि यहाँ पर अगर चेक आपको प्रेजेंट करना है किसी भी और बंदे को चार्ज, मतलब या उसके ऊपर ब्लेम लगाने के लिए, तो आपको रीजनेबल टाइम है, वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में प्रेजेंट करना होगा। वही सिंपल ऊपर जो सेम की थी चीज। कहते प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। मेरे को एक बार बताओ, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो पेबल ऑन डिमांड लिखा है उसके ऊपर, उसका क्या मतलब होता है? कि भाई जब चाहेंगे पैसे मिल जाएंगे, जब हमारी मर्जी हुई, जब मन किया हमने मांग लिया और हमारे को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। बस कहते उस केस में भी रीजनेबल टाइम में आप प्रेजेंट कर दो बस, ठीक है, ये लिखा। आगे के प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और साइन ऑफ इंसॉल्वेंट, ये क्या लिखे अब यहाँ पर? कहते प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट में बी मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्रॉइंग मेकर और एक्सेप्टर, ठीक है। और अगर उसकी डेथ होगी टू इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इंसॉल्वेंट वाले बंदे के केस है साइनी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कहते हैं अगर प्रेजेंट करना है ना हमारे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करवाने के लिए, पेमेंट करवाने के लिए, तो कहते हैं अगर तो जिसको हमने करना था प्रेजेंट, जिसके आगे हमने रखना था, पेश करना था या दिखाना था, उसकी डेथ होगी, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के आगे रख दो, सफिशिएंट माना जाएगा। अगर बंदे का दिवाला निकल गया तो ना ये बंदे अपॉइंट के होते हैं ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइन, उनके आगे कर दो प्रेजेंट, ठीक है। या अगर बंदे का कोई ऑथराइज्ड एजेंट है उनके आगे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वैलिड माना जाए, ठीक है। चलो जी, एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और डिले। कहते कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है जी। वैसे तो कहते एक्सक्यूज फॉर डिले मतलब, कहते अगर कोई आप बहाना दे रहे हो कि देरी होगी प्रेजेंट करने के लिए, है ना, क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? अगर ये जो कहानियां पढ़ रहे हैं क्या है, हम वो आगे क्यों रख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरी पार्टी, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले या पेमेंट कर दे हमारे को, है ना। तो कहते रीजनेबल टाइम में, वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में होना चाहिए। पर कहते ऐसे कौन से बहाने हैं जो मान वैलिड है? मतलब अगर आपने देरी कर दी प्रेजेंट करने में तो वो वाले एक्सक्यूजेज आपके वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। वो एक्सक्यूजेस कौन से होंगे, वो बहाने किससे रिलेटेड है? अगर भाई कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होगी बियॉन्ड द कंट्रोल, हमारे खुद के कंट्रोल के बाहर है, जैसे वो कोविड वाला टाइम था, ठीक है जी। मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होगी हम, या नेचुरली कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है और उस दौरान देरी हो जाती, तो वो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। दो एक्सक्यूजेज है मतलब वैलिड, मान लिए जाते, ठीक है जी। पर कहते हैं अगर कुछ ऐसा, कुछ नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, या जैसे कोविड आया था, कुछ हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो जब वो सही हो जाए, मतलब उसके विद इन रीजनेबल टाइम, फिर आप क्या कर दो, वो प्रेजेंट कर दो। ये नहीं कि फिर आप उसी का ही बहाना लेते जाओ, हर चीज का एक सही समय होता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर हम आगे चलते हैं। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते कब प्रेजेंट करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते कौन सी सिचुएशंस हैं, कहते कि जब प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहते नीचे दी हुई केसेस में जरूरी नहीं है प्रेजेंट करना आपको दूसरी पार्टी को, कि प्रेजेंट करना ही करना है अगर आपको पेमेंट चाहिए। या कहते हैं अगर नीचे दी हुई केसेस में इंस्ट्रूमेंट आपका डिसऑनर भी हो गया, ठीक है जी, एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इस चक्कर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे, इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। भाई जिन्होंने एक्सेप्ट करना था, ठीक है जी, वो ही क्या कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं या कुछ भी, वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे को प्रेजेंट ना किया जाए। भाई जिन्होंने एक्सेप्ट करना है वो ही बहाने मारी जा रहे हैं, जो भी है इंटेंशनली वो ना ऐसे रोक रोक लगा रहे हैं, रोक रहे हैं उस चीज को कि प्रेजेंट ना किया जाए हमारे पास, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं फिर आप मत करो प्रेजेंट उनको। और फिर कहते क्या लिखा हुआ है, कहते कि अगर वहां पे लिखा हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि उसी ऑफिस एड्रेस पे या प्लेस ऑफ बिजनेस पे वो पेबल होगा, ठीक है जी, और वो बंदे ने क्या कर दिया, ठीक है, वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स से पहले ही वो जगह बंद कर दी, ठीक है, तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा बंदे के लिए प्रेजेंट करना हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या और क्या रीजन लिखा हुआ है, if instrument being payable at some other specified place, neither he nor any person authorized to pay it attends at such place during usual working hours। कहते कि अगर यहाँ पर ना कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और ना ही मतलब इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, नीदर ही नॉर एनी पर्सन अटेंड सच प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। एक तो ऊपर था कि अगर वहां पे लिखा हुआ है कि जो उसका ऑफिस एड्रेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पे होएगा पेबल, ठीक है जी, तो वहां पे प्रेजेंट करोगे। तो पर वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स से पहले ही बंद कर दिया था, तो फिर आप कैसे करोगे प्रेजेंट। ऐसी सिमिलर एक थर्ड पॉइंट है, कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जैसे ऑफिस एड्रेस या प्लेस ऑफ बिजनेस की जगह लिखा, कोई और जगह लिखे, जैसे सपोज इधर सेक्टर 32 में आप करोगे प्रेजेंट, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो कहते हैं ना ही उस जगह पे वो बंदा मिला, ना ही कोई उसका ऑथराइज्ड बंदा वहां पर मिला वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में, ठीक है, तो मतलब कहते हैं हम फिर कैसे करें प्रेजेंट। ठीक है, ऊपर था ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ था, वहां पे करना है प्रेजेंट, वो बंद कर दिया। नीचे कहते कोई और जगह लिखी हुई थी, वहां पे वो आया ही नहीं, कोई भी नहीं था। और आगे चौथा पॉइंट का लिखे, इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफिक ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्विस। कहते अगर कोई भी जगह नहीं लिखी हुई ना, अगर वहां पे कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस नहीं लिखी, तो भाई उस बंदे ने पूरी कोशिश कर ली, वो नहीं बंदा मिला जिसके आगे वो प्रेजेंट करना, वो बंदा ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट। और आगे देखो, as against any party sought to be charged with if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, भाई अगर जिसने पेमेंट देनी थी वो, उसने किसी और को भेज दिया पेमेंट देने के लिए, ठीक है जी, तो कहते उस दौरान या उस चक्कर में फिर आपको वो प्रेजेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं, इफ ही हैज एंगेज टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। अगर आपने पार्टी को प्रेजेंट करना था, फिर उसने पेमेंट देनी थी, उसने क्या किया, दूसरी पार्टी ने जिसने पेमेंट करनी थी, उसने बिना अपने पास प्रेजेंट कराए अपना बंदा भेज दिया पैसे लेकर पेमेंट करने के लिए, तो बताओ तब जरूरत है फिर प्रेजेंट करने की, तब जरूरत ही नहीं, तब जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये था एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट और promises to pay the amount due therein whole or in part, or otherwise waive his right to take advantage of any default in presentment of payment। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहते हैं एज अगेंस्ट एनी पार्टी आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, मतलब दूसरी पार्टी को पता भी था, ठीक है, कि उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो तब भी वो क्या करता है, पार्ट पेमेंट कर देता है या प्रॉमिस कर देता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, या वो अपना हक, ये जो था ना उसका हक प्रेजेंट उसके पास करने वाला, वो वेव कर देता है, छोड़ देता है कि मेरे को नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो कहते फिर क्या चक्करों में पड़ने की जरूरत है, प्रेजेंट प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है।
और क्या लिखे लास्ट में, एज अगेंस्ट द ड्रॉर इफ द ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। भाई अगर पार्टी को कोई नुकसान ही नहीं होना था अगर प्रेजेंट ना करो, तो फिर क्यों चक्करों में पड़ने की जरूरत है? कोई उसका नुकसान भी नहीं होना था पार्टी। ठीक है, ये चीज है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या था, वो खुद ही रोक रहा है इंटेंशनली, है ना, प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पर कि मेरे पास प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, भाई वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस था बंद करके चला गया वो, वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स से पहले। और क्या था, जो स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन की हुई थी, ना खुद था ना उसका कोई बंदा था वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में। और अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं मेंशन की हुई थी, वो बंदा मिला ही नहीं ढूंढने पर भी, या उसने किसी और को भेज दिया पेमेंट के लिए, तो जरूरत ही नहीं प्रेजेंट करने की। या कहते उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कर दूंगा, या उसने अपना हक ही वेव कर दिया, खत्म कर दिया। या दूसरी पार्टी, कोई नुकसान नहीं उसको होगा अगर प्रेजेंट नहीं किया जाए। हाँ जी, ये समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, चलें आगे फिर। अब आगे देखो, लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिखे, when bill of exchange accepted payable at specified bank has been duly presented there for payment and dishonored if the banker so negligently or improperly keeps, deals with or delivers back such bill as to cause loss to holder, he must compensate the holder for such। क्या लिखे यहाँ पे, कहते हैं अगर बैंक की गलती की वजह से दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान हो रहा है, या मतलब लॉस में हो रहा है, या कुछ या सफर करना पड़ता है कुछ डैमेज, या कुछ भी नुकसान हो रहा है दूसरी पार्टी को बैंक की गलती की वजह से, तो बैंक कंपनसेट करेगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक है ना, बैंक क्या करेगा, कंपनसेट करेगा अगर उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी गलती की वजह से पेमेंट ना हो पाए टाइम पे। ठीक है, ये है। आओ जी, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। रूल्स ऑफ कंपनसेशन पे आओ। रूल्स ऑफ कंपनसेशन, अब यहाँ पे कुछ कंपनसेशन करने की बात हो रही है ना। कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसिंग नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिसऑनर हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, तो उस चक्कर में भाई कंपनसेशन देने की बात हो रही है। बाय एनी पार्टी लायबल टू द होल्डर और एनी इंडोर्सी शैल बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग रूल। भाई जिस पार्टी, है ना, की लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा दूसरी पार्टी। कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर के केस में ये कंपनसेशन के रूल्स दे रखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द होल्डर इज टाइटल टू अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग और टेस्टिंग इट। कहते जो भी उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ था, वो भी मिलने का हक है। जो खर्चा हो गया उसका प्रेजेंट करने का, नोट करवाने का, प्रोटेस्ट करवाने का, क्योंकि दूसरा बंदा पेमेंट नहीं कर रहा था, तो वो कभी किसी ऑफिसर के पास जा रहा है, नोटरी वालों के पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, दफ्तरों में जा रहा है, चक्कर काट रहा है, खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी उसको मिलने का हक है जो खर्चा उसका हो गया। कहते हैं when the person charge resides at a place different from that at which the instrument was payable। कहते जब बंदा चार्ज रिजाइड एट प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट एट व्हिच इंस्ट्रूमेंट वाज पेबल, द होल्डर इज टाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। कहते अगर अलग अलग जगह की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो करंट चल रहा है ना, ठीक है, द होल्डर इज टाइटल्ड टू रिसीव सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। अगर बंदा जिसकी बात हो रही है वो अलग जगह पे रह रहा है, और जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पेबल है वो अलग जगह पे, ठीक है जी, जो बंदे को जिसको पैसे मिलने चाहिए, तो उसको किस रेट पे मिलेगा पैसा, इंटाइटल टू रिसीव सच अमाउंट एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेस। जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट होगी अमाउंट जो देनी है होल्डर। An endorser who being liable has paid the amount due on the same is entitled to the amount paid with interest 18% per annum from the date of payment until tender or realization together with all expenses caused by dishonor and payment। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जो अमाउंट लिखी हुई है वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो भी मिलेगा, जो उसका खर्चा हो गया वो भी वो क्लेम कर सकते, साथ में उसको ब्याज 18% पर एनम के हिसाब से उसको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या लिखे यहाँ पर,
व्हेन पर्सन रिजाइड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, होल्डर के बारे में बता रहे थे, अब वो इंडोसर के बारे में बता रहे हैं। तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से मिल जाता है ना, यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं कि ये करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से ये अमाउंट मिल जाएगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, द पार्टी entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate him payable at sight or demand for the amount due him together with all expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by instrument dishonored and the protest thereof. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as the case of original bill. प्रोटेस्ट वगैरह मतलब अगर भाई पार्टी ने आपको चेक दिया, खाते में थे नहीं पैसे, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी दिया, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, खाते में थे ही नहीं, डिसऑनर हो गया। अब आप सरकार के पास जाते हो, है ना, प्रोटेस्ट करने, लड़ने, या मतलब क्या करें अब, है ना, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे को दो, है ना, इतने चार्जेस, ठीक है, और फिर से अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दो, हम करवाते हैं आपका काम, है ना। तो ये बोलते हैं नोटिंग, प्रोटेस्टिंग वगैरह, तो वो नोटरी वालों से भी कुछ टेस्ट करवाना होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो चार्जेस लगते हैं सरकार द्वारा, कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं ना। तो क्या क्या चीजें मिल जाती हैं आपको डिसऑनर के केस में, ये चीजें कंपनसेशन मिलते हैं, अमाउंट, खर्चा और इंटरेस्ट 18% ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हमारा भोग डलता है किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, 1881 का भोग डलता है। होप आप सबको समझ आया यहाँ पर, ठीक है। बहुत मतलब छुटपुट सा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। बच्चों को ना ये बड़ा वो लगता है टेक्निकल से, इतना है नहीं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर तो और क्लियर, बहुत इजी है सच में, अगर आप इसको अच्छे से समझ के करो ना, बहुत ही इजीली हो जाता है। और आपको इसकी मैंने वेटेज भी बताई थी, देखो 10 से 15% की वेटेज है इसकी, देखो 10 से 15, तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना हमने, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। हर चैप्टर की वेटेज है, और सीए में मतलब सिलेक्टिव स्टडी तो चलती नहीं है, ठीक है, 100% करके जाना है। तो आज हमने 10 से 15% वाला रिवाइज कर लिया। आई होप सबको समझ आया हो, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे।